हमारी इंडिया को पहले गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। हम कई डायनेस्टी के कंट्रोल में रहे, फिर उसके बाद ब्रिटिश ने हम पे कंट्रोल करा। मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म। अब कॉलोनिज्म का मीनिंग होता है जब अपने ही देश में रहकर आप किसी दूसरे देश के गुलाम बन जाते हो, उससे क्या बोलते बेटा, कॉलोनिज्म कहते हैं। अब जैसे आपको पता ही है, हम क्या थे बेटा, अपना ही देश था, भारत इंडिया हमारा अपना ही देश था, और हमारे रिसोर्सेज पर आकर कोई आउटर बंदा आता है और हम पे कब्जा कर लेता है, इसे कॉलोनिज्म कहा जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और आप देख रहे हैं कॉमर्स फन, जहां टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो वन शॉट होने वाला है वो हमारा वन शॉट है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो पहले समझते हैं। यूं तो हमें पता है कि हमारा देश काफी सालों तक गुलाम रहा है। अगर मैं बात करता हूं, इस्लामिक कंट्रियों ने हमें गुलाम बनाए रखा। हमारी इंडिया को पहले गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोल्डन स्पैरो, जहां सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर हम कई डायनेस्टी के कंट्रोल में रहे, फिर उसके बाद ब्रिटिश ने हम पे कंट्रोल करा। तो हम यहीं से बात करेंगे, हम ब्रिटिश से ही बात करेंगे। ब्रिटिश से हमारा देश, जो इससे पहले जो हमारे पास जिन्होंने हमारे पास को क्या करा बेटा, हमें कंट्रोल करा, वो था बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद हमारी इकोनॉमी किस तरह की रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास के अंदर बेटा हम क्या पढ़ने वाले, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब हमारी आजादी जब मिली, कंट्री को आजादी मिलती है, तो उसके बाद हमारे पास इस कंट्री को आजादी मिलने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी किस तरह की होती है, हम पहले के बारे में कंपेयर करेंगे और अभी के बारे में। तो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, चैप्टर को हम एक एक सेक्शन के वाइज कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन के अंदर की हम पढ़ेंगे कि हमारा देश गुलाम बना तो कैसे बना। ठीक है, हमारी जो दूसरी कंट्री आई हमें गुलाम कैसे बनाया उन्होंने, जो कॉलोनियल कंट्री होती है जिसे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो कॉलोनियल रूल में यानी कि ब्रिटिश रूल में किस तरह का सर होता। फिर हम एग्रीकल्चर, जिसे एक्सप्लॉइट किया गया था सबसे ज्यादा और एक्सप्लॉइटेशन करने वाली कौन सी कंट्री थी बेटा, ब्रिटिश। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के बारे में। इसके बाद हम डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट और IMR हमारे पास, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देन उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कैसा, मतलब सोशली कैसा होता है। फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैसे रहा ब्रिटिश रूल का, उसके बारे में बात करेंगे। हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और नेगेटिव भी, पर हम उसके बारे में बात करेंगे जहां हमें पॉजिटिव फायदा भी हुआ। बाकी चीजें तो हम पढ़ेंगे जो नेगेटिव रही हैं, पर इसका सिनेरियो हम पॉजिटिव के हिसाब से भी पढ़ेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी की किस तरह से बेटा, हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या नेचर था उसके बारे में सारी डिस्कस के बारे में बात करेंगे, नेचर या स्टेट के बारे में। बात क्लियर है? तो देखिए, फिर हम बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से लेकर। देखिए, इंट्रोडक्शन से बात करें तो इस इकोनॉमी के अंदर देखो, पहले हमें समझना क्या बेटा, हमें ना कहीं अपनी इकोनॉमी के अंदर, अब ये इंडियन इकोनॉमी पढ़ी जाती है क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी से बेटा कहीं ना कहीं फैमिलियर हो जाए। क्या हो जाए बेटा, फैमिलियराइज हो जाए। अब फैमिलियर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपनी इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। जब अपनी इकोनॉमी को समझेंगे तभी हम उसकी पॉलिसीज बना पाएंगे। क्लियर है? हमारी गवर्नमेंट बना पाएगी, तो उसके बारे में स्टडी, और हमें पता है पूरी स्टडी, गहन स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑरिजिन के बारे में बात करते, तो ऑरिजिन के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्रिटिश रूल के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेट का याद आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना है बेटा कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा क्या, ऑरिजिन ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के बारे में बात करी जाए तो बेटा, हमारा जो ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश ने हमारे देश पर कैसे रूल करा उसके बारे में एक केस पढ़ते हैं हम जरा। आपको पता ही बेटा, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और कब हुआ था, 1757 में। और जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो ब्रिटिश एम्पायर ने सीधे कोलकाता से क्या करा बेटा, आपको पता है ट्रेड के जरिए आए थे ज्यादातर कंट्रीज के जो भी आते हैं बेटा, ज्यादा कंट्रियों ने हमें जो गुलाम बनाया, हमें गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। गोल्डन स्पैरो कहा जाता तो कहीं ना कहीं लूटने आए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो, जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो कहां से आते हैं बेटा, हमारे कोलकाता से, और बैटल ऑफ प्लासी करते हैं। ठीक है, बाकी हालांकि हमें हिस्ट्री में जाना नहीं है, हमें इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ना है, तो सिर्फ आपको डेट और बैटल पता होना चाहिए। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसके बाद 1757 में आकर ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो जाता है। धीरे धीरे स्टैब्लिश होता है, अब ऐसे नहीं डायरेक्ट आकर 1757 में आगे करा, कई सालों से पहले क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस में आ रहे होंगे कि हमें किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है इंडिया को। अब जैसे ही आता है तो फाउंडेशन किसका बन जाता है बेटा, ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन बन जाता है। एग्जैक्टली कब बनता है बेटा, बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में। अगर बात करी जाए तो आपको पता है अप्रोक्सली हम कितने सालों तक इसके गुलाम रहते बेटा, 200 सालों तक गुलाम रहते हैं।
ठीक है, हमारा काफी ज्यादा एक्सप्लोटेशन किया जाता है। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं तो बेटा बेसिक पर्पस क्या होता है ब्रिटिश रूल का, उसके बारे में डिस्कशन बात करेंगे। देखो बेसिक पर्पस क्या होता है, गोल्डन स्पैरो, मैंने नाम से बोला बेटा हम काफी ज्यादा मात्रा में क्या थे, रिच थे, रिसोर्सेज के मामले में काफी रिच थे, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में थे। तो हर कोई कंट्री जब आएगी तो इसी पर्पस से आएगी क्योंकि रिसोर्सेज कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सेस थे। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या था, द ब्रिटिश यूज्ड इंडियन इकोनॉमी टू बेनिफिट देयर ऑन इकोनॉमी। अब सारी की सारी जितने भी हमारे पास बेटा ब्रिटिश ने क्या करते थे बेटा, अपनी इंडियन इकोनॉमी से सारे बेनिफिट करते थे बेटा, बेनिफिट पाते थे अपनी इकोनॉमी के लिए। और दे हैवली एक्सप्लॉइट इंडियन नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को। सबसे ज्यादा नुकसान भी किसी ने पहुंचाया बेटा, ब्रिटिश ने पहुंचाया। इसके बाद जो ब्रिटिश थे बेटा, कॉलोनियल जो पॉलिसी थी, उनके कंट्रोल में जो पॉलिसीज होती थी, उन्होंने हैम्पर करा किसको बेटा, इंडियन डेवलपमेंट को। कहीं ना कहीं उन्हें क्या करा बेटा, हैम्पर करा, ठीक है, भारत के विकास को। इसके बाद इंडिया ने गेन इन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब हो जाता है बेटा, 1950 मतलब 1947 में। आपको पता है बेटा लगभग हम 200 सालों तक रहते। अब यहां से डेट काउंट मत करना, नहीं तो 190 साल आएगा। मैंने बोला लगभग अप्रोक्सली 200 सालों तक। ऐसा नहीं कि आती 1757 में इन्होंने योजना बनाई और तुरंत इंप्लीमेंट कर दी, नहीं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लगे होंगे। तो लगभग 200 सालों तक हमें क्या करा बेटा, इन्होंने गुलाम बनाया। लगभग कितने बेटा, 200 सालों तक, ठीक है, बात क्लियर है, 200 ईयर्स तक। इसके बाद हम है ना, जो पॉइंट होने वाला है बेटा वो लो लेवल ऑफ इनकम होने वाला है। देखो अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना बेटा, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो कॉलोनियल रूल में हमारी बेटा लो लेवल था। अब लो लेवल कैसे, तो उससे पहले के बारे में बात कर देते। पहले पहले हमारी इकोनॉमी किस तरह की थी। देखो प्रोस्पेरस का मतलब होता है हर चीज से संपन्न होना। क्या होना बेटा, संपन्न होना, हर चीज से संपन्न थे हम। अगर प्रोस्पेरस का मतलब है बेटा, प्रोस्पेरस का मतलब है संपन्न होना। तो इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलियंट और बेटा प्रोस्पेरस था, मतलब हर चीज में बेटा क्या था, आत्मनिर्भर था। साथ ही साथ क्या था बेटा, हर चीज में संपन्न था वो। उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, ह्यूमन भी, और नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों थे। जिसके बाद वो क्या था, हर चीज में संपन्न था। दूसरे बारे में अगर बात करें जाए तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी बेटा, एग्रीन इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड थी। लगभग हमारी जो पॉपुलेशन थी, 2/3 पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंट थी बेटा, एग्रीकल्चर पर। अपना जीवन यापन किससे चलाती थी बेटा, एग्रीकल्चर से। तो ये कहीं ना कहीं उसके बेटा बैकबोन रही है बेटा। एग्रीकल्चर वाज द मेन लिवलीहुड फॉर द अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब लगभग पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट किस पर डिपेंडेंट था बेटा, किस पर था, एग्रेरियन इकोनॉमी पर। यानी कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है। इसके बाद बेटा बेल्विंग हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट होता है बेटा, हम मशीनरी गुड्स तो नहीं थे, हमारे मशीनरी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता था। हम क्या करते थे बेटा, हाथों से बनाते थे। सिंपल सी बात है, हाथों की हमारे पास कला थी। तो हैंडक्राफ्ट अगर मैं बात करता हूं हैंडीक्राफ्ट के बारे में, तो इंडिया वाज फेमस फॉर द कॉटन। कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और मेटल वर्क करता था, मेटल पे कहीं ना क्या करता था, बर्तनों पर आपने देखा होगा नाम लिखना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्या करता था, उस पर डिजाइन डालता था। इसके अलावा जो प्रीसियस क्या था बेटा, स्टोन वर्क भी करता था। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट द ग्लोबल एक रेपुटेशन बना रखी थी इसने अपनी क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ के क्राफ्टमैनशिप की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती थी। तो हम हैंडीक्राफ्ट में भी काफी वेलबींग थे। बात क्लियर है। तो पहला प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, दूसरा हमारे पास एग्रेरियन इकोनॉमी थी, फिर आ जाते बेटा वेल नोज हमें किससे जाना जाता है बेटा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के नाम से, ठीक है। बात क्लियर है। हमारी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रेपुटेशन किसकी थी बेटा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो आपको पता होगा हम अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकोनॉमी किस तरह से अच्छी खासी चल रही थी। पर हुआ ये, जैसे ही अंग्रेजों का आगमन होता है, अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश रूल आता है, तो ब्रिटिश रूल के साथ ही क्या हो जाता है बेटा, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसी के बारे में बात करेंगे। देखो तो ब्रिटिश इकोनॉमिक के बारे में बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, तो इन्होंने प्रायोरिटाइज क्या करा बेटा, इनकी प्रायोरिटी थी क्या, कि ऑन इंटरेस्ट ओवर इंडियन डेवलपमेंट। अपने हिसाब से इंडियन डेवलपमेंट चाहेंगे ये। अब इसमें क्या था, अपना फायदा देख रहे थे। अब फायदा देखने के साथ क्या हुआ, दिस लेड टू द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब इन्होंने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करा और रिड्यूस किसको करा बेटा, पहला होता है बेटा सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। देखो इन्होंने क्या करा बेटा, सप्लायर जो भी रॉ मटेरियल लगा था इसको सप्लायर बना दिया, ठीक है। इसका डेवलपमेंट को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, ये हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए थे। इसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे, ठीक है। क्या बन गए थे बेटा, एक्सपोर्टर बन गए थे। इसके अलावा
अ कंज्यूमर टू ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स, और इंपोर्टर किसके बन गए थे, फाइनल गुड्स के, या जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स थे हम इंपोर्टर बन गए थे। फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पर है ना जूट और कॉटन की फार्मिंग होती थी, और जूट और कॉटन की फार्मिंग होती थी, यहाँ से तो रॉ मटेरियल हमने क्या करा बेटा, वहां पर उन्होंने रॉ मटेरियल लेकर गए, तो हमारे लिए तो वो एक्सपोर्ट हो गया। और वहां से टेक्सटाइल, मैनचेस्टर उनका बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग एरिया था जहां पर टेक्सटाइल का बहुत अच्छा खासा बिजनेस चलता था, वहां से प्रोडक्टिव गुड्स बनाकर यहां पर सेल किया जा रहा है। इनकी अगर मैं बात करूं, इसके अलावा कैपिटल गुड्स भी होते थे, तो इंपोर्टर किसके थे हम, मैन्युफैक्चर गुड्स के थे। और अगर एक्सपोर्टर हमारा सरप्लस भी होता था तो सारा का सारा फायदा अंग्रेजों को जाता था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, दिस प्रोसेस इज एलबोरेट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे मशीनरी गुड्स के साथ कंपीट नहीं कर पाती, उसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कौन से, मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म। अब कॉलोनिज्म का मीनिंग होता है जब अपने ही देश में रहकर आप किसी दूसरे देश के गुलाम बन जाते हो, उसे क्या बोलते बेटा, कॉलोनिज्म कहते हैं। अब जैसे आपको पता ही है, हम क्या थे बेटा, अपना ही देश था, भारत इंडिया हमारा अपना ही देश था, और हमारे रिसोर्सेज पर आकर कोई आउटर बंदा आता है और हम पे कब्जा कर लेता है, इसे कॉलोनिज्म कहा जाता है बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोल सकते हैं, कुछ भी, सॉरी सांप्रदायिकता गलत बोल दिया मैंने, कुछ और वर्ड कॉलोनिज्म कह सकते हैं। उसके शासन काल में आ गए, औपनिवेशिक शासन में आ गए, ठीक है, हाँ ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अ सिस्टम वेयर वन कंट्री, जहां पर रूलर होता है, एक कंट्री क्या होती है जो रूलर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है यहां पर रूलर कौन है बेटा, ब्रिटिशर्स है, ठीक है। इसके बाद डोमिनेट्स अनदर कॉलोनी, मतलब अनदर कॉलोनी पर, जैसे इंडिया आ गया, क्या हो गया बेटा, इंडिया आ गया, डोमिनेट करती है, अपना वर्चस्व जमाती है और कंट्रोलिंग करती है उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को, सोशली, और साथ ही साथ इकोनॉमी के रिलेशन को पूरा ओवरऑल कंट्रोल कौन करने लग जाता है, कोई बाहर की कंट्री आकर आप पे क्या कर दिया है, कॉलोनी जो कंट्री है वहां की लोकल कंट्री है उसको क्या करती है बेटा, कंट्रोल में ले लेती है। इसे कॉलोनिज्म क्या कहते हैं बेटा, कॉलोनिज्म कहा जाता है, ठीक है। इन इंडिया केस अगर बात करिए तो अनइक्वल रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश कॉजेस इट्स अंडर डेवलपमेंट। अब इसके कारण क्या होता है बेटा, हमारी इकोनॉमी का अंडर डेवलपमेंट होता है, यानी कि हम बेटा विकासशील ही रहते हैं, सॉरी अविकसित रहते हैं। बात क्लियर है। अब इसके बाद जरा समझो, फिर हम अगला टॉपिक है हमारे बेटा लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो हर चीज को ना मेजर करने का आपको पता है, हम हमेशा जो मेजर करते हैं कि इकोनॉमी की कितनी ग्रोथ हुई है, तो हम क्या देखते हैं, नेशनल इनकम देखते हैं, हमने पढ़ाई है मैक्रो सेक्शन में। नेशनल इनकम के साथ हम पीसीआई भी देखते हैं, क्या देखते हैं, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। बात क्लियर है। अब इसमें देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया ने, मतलब ब्रिटिश ने क्या करा, कभी भी ना सिंसियरली कभी भी उसे कैलकुलेट नहीं करा, पीसीआई को भी और नेशनल इनकम को। सबसे पहले जो इनिशिएट करा इंडिया की तरफ से वो थे बेटा कौन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी ने जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा ना, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की वजह से क्या हुआ बेटा, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड रहा, क्योंकि इन्होंने नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को जोड़ा तो कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ, या मान लो कॉन्फ्लिक्टेड हुआ, या मैं कह सकता हूं इसे बेटा क्या होता है, कंसिस्टेंट, मतलब क्या हुआ बेटा, इनकंसिस्टेंट हुआ, मतलब कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, और इस वजह से इसको ज्यादा से हम रिलीवेंट नहीं मानते। रिलीवेंट और सबसे ऑथेंटिक किसे माना गया बेटा, जो अगर मैं बात करता हूं सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा जब कैलकुलेट करा बेटा बीके आरबी राव ने, जैसे इसे कैलकुलेट करा तो इनका जो मेथड था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट किसे माना गया बेटा, डॉक्टर बी के आर बी राव को माना गया। इनकी कैलकुलेशन को अच्छा माना गया, रिलीवेंट और ऑथेंटिक माना गया। और जबकि दादा भाई को बेटा क्या हुआ बेटा, कहीं ना कहीं इसके जो रिजल्ट थे वो क्या थे बेटा, इनकंसिस्टेंट थे, जिस वजह से ये ज्यादा रिलीवेंट नहीं माना गया। बात क्लियर है। तो याद रखना, इसके साथ साथ क्या हुआ बेटा, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है। इसके अलावा विलियम डिग्बी हो गया, फिंडली सराज हो गया, और बीके आरबी राव हो गया, इसके बाद आरसी देसाई भी हो गया। पर सबसे ज्यादा रिलीवेंट अगर पूछा जाए तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताना बेटा, रिलीवेंट किसका रहा सबसे ज्यादा रिलीवेंट या सिग्निफिकेंट किसका रहा बेटा, बीके आरबी राव का। बात क्लियर, डॉक्टर बीके आरबी राव जी का, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास एक्सप्लॉइट करने के लिए देखो, अब हर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखो हम बात करेंगे ऐसे सेक्टर जो एक्सप्लोइटेशन किए गए बेटा ब्रिटिश के जरिए। अब एक्सप्लोइट किसे किया गया बेटा, एक्सप्लोइटेशन जिसका हुआ, पहला था बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। दूसरा किसके बारे में बात करेंगे बेटा, इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में। और तीसरा हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में,
टर्चरी सॉरी फॉरेन ट्रेड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फॉरेन ट्रेड के बारे में। किसके बारे में? फॉरेन ट्रेड के बारे में। बात क्लियर है? अब हर केस को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जिसमें कहीं ना कहीं हमारा शोषण किसने करा बेटा? ब्रिटिश रूल ने करा। अब उसी रूल के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का थोड़ा सा इंट्रो समझ लो बेटा। एग्रीकल्चर में क्या था बेटा? हमारी जो इकोनॉमी थी लगभग 75% लोग किस पर डिपेंडेंट होते थे? एग्रीकल्चर पर। अब आपको पता है इतने लोग डिपेंडेंट थे तो हमारी बैकबोन भी क्या थी बेटा? एग्रीकल्चर। और हमने पढ़ाई है कि बिफोर ब्रिटिश रूल हमारी जो थी इकोनॉमी किस तरह की थी बेटा? एग्रेरियन इकोनॉमी थी। अब इस एग्रेरियन इकोनॉमी को आकर क्या करता है बेटा? ब्रिटिश रूल के टाइम कैसी कंडीशन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, इंडियन एग्रीकल्चर वॉर अनसेटिस्फैक्टरी ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। जैसे ब्रिटिश रूल करने को होते हैं बेटा उससे पहले भी हमारी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है बेटा? हम उसके टाइम पर भी अनसेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी होती है ओवरवेलमिंग का मीनिंग होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा। ओवर मतलब बहुत ज्यादा होना, किसी चीज की क्या होना? अति होना। ज्यादातर लोग क्या थे बेटा? बहुत ज्यादा किस पर डिपेंड थे बेटा? रूलर्स और एग्रीकल्चर था बेटा। करेक्ट। रूरल एरियाज में अंदर सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग का मतलब ये बेटा, और ओवरवेलमिंग का मतलब है बहुत ज्यादा लोग किस पर डिपेंडेंट थे बेटा? ज्यादातर लोग किस पर थे? एग्रीकल्चर पर। बात क्लियर है? इसके अलावा लगभग कितना बेटा? 85%। कितना थे? 85%। ठीक है। अभी डाटा बदलते रहेंगे, हम सेंसस के हिसाब से पढ़ेंगे कि सेंसस के हिसाब से क्या रहे। बात क्लियर है? ऑथेंटिक उसी को माना जाता है, ये सैंपलिंग बेस हो गया। तो 85 के अकॉर्डिंग क्या हो बेटा? 85% क्या था? अबाउट लगभग जो पॉपुलेशन थी ब्लेजर्स की वो डिपेंडेंट किस पर होती थी बेटा? एग्रीकल्चर पर। बात क्लियर है? और डिस्पाइट और ज्यादातर ये हुआ, इसके बावजूद क्या हो बेटा? लार्ज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इसलिए क्या होता है बेटा? आत्मनिर्भर नहीं थी किसमें बेटा? फूड में या रॉ मटेरियल में। ठीक है। ये कंट्री क्या थी बेटा? हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, और साथ ही साथ क्या नहीं थे बेटा? हम रॉ मटेरियल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। इसके बारे में ना तो फूड में, ना तो हमारी जो फूड ग्रेन होती है उसका प्रोडक्शन में, ना ही हम रॉ मटेरियल में थे। ठीक है। क्लियर है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से इसलिए डिपेंडेंट थी और कोई भी इन्होंने इस तरीके से काम नहीं किया जिससे हम सेटिस्फाई हो जाए। बात क्लियर है? तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आकर इन्होंने कौन से सेक्टर को खराब करा? एग्रीकल्चर को। अब एग्रीकल्चर में अगर बात करी जाए तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है गतिहीन होना। ठीक है। अभी इनके मीनिंग में बताऊंगा। गतिहीन होना मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा भाई, जो है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो उतना ही है, हमारे पास स्टैग्नेशन है या बैकवर्ड है, इस तरह की इकोनॉमी है। अब इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे बेटा कौन सा होता है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। समझना बेटा बहुत अच्छी तरीके से, कौन सा सिस्टम होता है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम होता क्या? अब इस पिक्चर के जरिए समझना। आपको है ना 3 बंदे दिख रहे होंगे, एक तो फार्मर है, अलग से ही मार्कर यूज कर लेते हैं हम इसे। देखो एक आपको दिख रहा है बेटा फार्मर, ये है फार्मर। ठीक है। और इसके अलावा बेटा ये क्या बेटा? एक जमींदार जो मिडल मैन है, ये क्या बेटा? जमींदार। ये है जमींदार। बात क्लियर है? और ये बेटा ब्रिटिश। ठीक है। इन्होंने क्या करा बेटा? एक है ना प्रथा चलाते हैं, एक जमींदारी सिस्टम चलाते हैं। और जमींदारी सिस्टम क्या करते हैं? जैसे जमींदारी सिस्टम आता है तो जमींदारी सिस्टम में 3 लोगों में डिवाइड कर देते बेटा। जरा समझना, यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरीके से, यहां पर ब्रिटिशर्स, जमींदार, और यहां पर फार्मर। ठीक है। क्लियर है? अब ये क्या करेंगे? ये ना मिडल मैन का काम करेगा भाई। जाकर है ना जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश रूलर्स है, वो जाकर फार्मर से नहीं लेंगे टैक्स, वो बोलेंगे भाई मिडल मैन पर टाल दिया इन्होंने। क्या कर दिया? मिडल मैन पर। इन्होंने बोला जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो कौन करेगा बेटा? जमींदार। इसको ऑनरशिप दे दी भाई, इसी के पास ऑनरशिप है, जमींदारी हम नहीं जाएंगे फार्मर्स के पास। ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या हुआ? ये जमींदारी को क्या दे दिया जाता था? अब जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू के लिए इसके लिए बेटा फिक्स डेट होती थी, और क्या होता था? एक फिक्स अमाउंट होता था। किसका बेटा? फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू का एक फिक्स अमाउंट सेट किया जाता था भाई, इतना रेवेन्यू लेंगे और इस डेट को आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो अलग उसके वो होते थे पैरामीटर्स। ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर बात क्या आती है बेटा? जो ब्रिटिश रूलर्स होते हैं वो जमींदार को एक मिडल मैन का काम करने के लिए दे देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम कब लाया गया था इंडिया के अंदर बेटा? तो हुआ था बेटा 1793 में। कब लाया गया था? 1793 में। याद रखना कब लेके आए थे? 1973 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था इसको। किसने करा था बेटा इंट्रोड्यूस? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है, इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं या
परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बात क्लियर है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, इंट्रोड्यूस 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका एम क्या था, पहले ऑब्जेक्टिव समझो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि एक्चुअल में ये हुआ क्यों स्टार्ट, ये क्यों करा ब्रिटिश ने। तो सिंपल सी बात है, जितने भी आपको पता है, जितने भी लैंड सेटलमेंट सिस्टम है या जितने भी रिवेन्यू सिस्टम है, रिवेन्यू सिस्टम में ही आता था। और रिवेन्यू तो भाई यहां से पैसा ही कमाना उन्हें। तो इसमें क्या था, इसका जो एम था बेटा, वो इंक्रीज रिवेन्यू फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए क्या करना था बेटा, रिवेन्यू को बढ़ाना था। बात क्लियर है बेटा, इंक्रीज करना था। और जमींदार वर मेड द ऑनर ऑफ लैंड, और इसमें मिडल मैन के तौर पर ऑनर किसे बना दिया गया बेटा, किसको, जमींदार को। और उसका काम सिर्फ ऑनर के तौर पर क्या होगा, कलेक्टेड रेंट या लगान, लगान वसूलते, लगान मूवी देखी है आपने, लगान वसूला जाता है। तो अंग्रेज ने क्या करा बेटा, लगान वसूलना स्टार्ट किया, मतलब सॉरी, जमींदार लगान वसूलते थे, कहां से बेटा, फार्मर से। तो ये जाकर ब्रिटिशर तो नहीं करेंगे काम, उन्होंने बोला भाई मिडल मैन बनाएगा हमारा, और यही हमें टैक्स देगा, फिक्स डेट दे देंगे और फिक्स रेवेन्यू दे देंगे, वही हमें आकर इस डेट को आकर जमा करा देगा। बात क्लियर है, डिपॉजिट करा देगा, ये चीज इस तरीके से ये था। अब इसके की इश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो जमींदार का क्या हुआ बेटा, वर ओनली इंटरेस्टेड इन द कलेक्टिंग लगान। अब ये क्या करते थे बेटा, इनका जो इंटरेस्ट होता था सिर्फ क्या होता था, लगान को कलेक्ट करना होता था, नॉट इन इंप्रूविंग लैंड। और ये ऐसा नहीं था कि लगान तो सिर्फ कलेक्ट है, जाकर पैसा मांगना है ना, और कुछ नहीं करना। ना तो कभी इन्होंने उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करी, ना तो इंप्रूव करने की कोशिश करी लैंड को, ना हेल्पिंग करी बेटा कल्टीवेटर्स की, ठीक है, इसमें कोई सुधार काम नहीं करा, इसमें रिफॉर्म्स नहीं करी गई। और रेंट हैड टू बी पेड द रिगार्डलेस टू द फार्मर्स फाइनेंशियल कंडीशन। आप फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं देखते थे, तब भी क्या करते थे, ने रेवेन्यू जाकर कलेक्ट करना ही होता था। बात क्लियर है। अब इससे देखो सिंपल सी बात है, जब रिवेन्यू का बर्डन आ जाएगा तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर के पास ऑप्शन क्या होगा, दूसरे सेक्टर को आप तो अडॉप्ट कर लेता, पर उस टाइम कहीं ना कहीं भाई सुसाइड कर लो, ये सारी चीजें चलती रहती थी। अब देखो इसमें क्या होता था, डेडलाइन, एक डेडलाइन होती थी बेटा लगान की, पर स्टिक भाई, कि हमने बोला कि भाई 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को आ जाना चाहिए, फिक्स डेट डिसाइड कर दी गई, ये डेडलाइन है। तो फेलियर, अब फेलियर मींट लॉस ऑफ जमींदार राइट्स। इससे क्या होता था, जैसे ही उसने क्या करा बेटा, जैसे ही स्टेक डिसीजन दिए जाते थे, किससे बेटा, ब्रिटिश रूलर्स देते थे, तो कहीं ना कहीं फेलियर मिंट का मतलब ये होता था कि लॉस ऑफ जमींदारी के, जो जमींदार के राइट्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, उसकी ओनरशिप खत्म कर दी जाएगी। बात क्लियर है। तो ये था। अब नेदर जमींदार नोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड एनीथिंग डू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को जमींदार तो बढ़ा ही नहीं रहा, साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कोई काम करने को तैयार नहीं थी। तो दोनों मिलके बेटा कोई काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ जाकर रिवेन्यू कलेक्ट करना, तो उनका काम ये था, ठीक है। और फार्मर बिकम इकोनॉमिकली और फिजिकली वीक पड़ने लगा बेटा। जब आपको पता है रिवेन्यू तो बढ़ाए जा रहे हो, पर वो पेड ही नहीं कर पा रहा, उसे पे ही नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं वो फिजिकली और इकोनॉमिकली वीक पड़ता जा रहा था। अब जमींदारी सिस्टम क्या था बेटा, जमींदार्स एक्टेड एज अ इंटरमीडिएट और बिटवीन कल्टीवेटर और दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ना इसका बिचौलिया होता था, मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, बिचौलिया हो गया, इसका बिचौलिया हो गया, ठीक है भाई, बिचौलिया है इसका। इसके बाद द सिस्टम अब एनकरेज एक्सप्लोइटेशन। अब इसने क्या करा बेटा, कहीं ना इस सिस्टम ने इसका शोषण करा, एक्सप्लोइट करा, ठीक है। क्यों, जमींदार क्या करते थे, एक एग्जैक्ट हाई लगान वसूलते थे। इसके अलावा जो फार्मर थे बेटा, ऑफ्टन हैड टू द इनसफिशिएंट फूड फॉर द देमसेल्फ। अपने लिए बेटा खाने के लिए पैसे नहीं होते तो उनके पास रिवेन्यू देना पड़ता था। रिजल्ट ये हुआ कि मोर रिवेन्यू फॉर द ब्रिटिश, नो एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट। रिवेन्यू तो बढ़ाया जा रहा था, पर उनके पास रिवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा था, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था जिससे एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट किया जाए, कोई उसमें फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी। बात क्लियर है। तो ये जमींदारी सिस्टम था, इसकी वजह से सबसे पहले इसको एक्सप्लॉइट किया गया। बात क्लियर है। इसके अलावा आपको सिर्फ ध्यान से रखना आपके कोर्स में जमींदारी सिस्टम, बाकी अगर थोड़ा सा डायनेमिक बना दिया जाए तो आपको ये दो सिस्टम भी बोल दिए जाएंगे। बात क्लियर है। आप इसमें रखना, देखो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं इसके बारे में। लैंड रिवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश के टाइम पे ये 3 सिस्टम थे। एक बेटा इसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, आपको पता ही है, ये 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और ये तो आपको याद नहीं करना। आपको पता है इसका जो सबसे बड़ा ऑनर होगा वो जमींदार होगा। कौन होगा, जमींदार। और इसमें राइट्स किसके पास होंगे, कलेक्ट करने के, जितने भी रेवेन्यू को कलेक्ट करने का राइट है वो किसके पास होगा, जमींदार का, ठीक है। बिचौलिए वाला काम करते हैं। अब रियतवारी का मतलब होता है, रेतवारी का मतलब है जो पीजेंट होंगे। इसका ऑनर कौन होगा बेटा, ये किसान खुद होंगे, और खुद के लैंड के ऑनर ये होंगे। ये डायरेक्ट जाकर किसको देंगे, ब्रिटिश रूलर्स को क्या देंगे, रिवेन्यू डिपॉजिट करेंगे। इसके बाद एक होती है मालवारी सिस्टम। ये बेटा 18
1833 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये 1820 में किया गया था। बात क्लियर है? ये नॉर्थ टू वेस्ट मतलब कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंस में स्टार्ट किया गया था। और इसका जो ऑनर रहेगा बेटा हमारे पास, इस ऑनर को यहाँ प्रीसेंस मतलब कहीं ना कहीं वो दे रखा है, तो यहाँ पर भी पीजेंट रहते थे। क्या रहते थे बेटा? पीजेंट रहते थे। ठीक है, बात क्लियर है? पर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास जमींदारी सिस्टम है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था बस। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, पहला जमींदारी सिस्टम हो गया जिसने एक्सप्लोइटेशन करा किसका? एग्रीकल्चर का। अब एक्सप्लोइटेशन करने के बाद, शोषण करने के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है बेटा वो आता है कमर्शलाइजेशन। अब कमर्शलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? कमर्शियल, पैसे से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैसा कमाना है। अब कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है जो फार्मिंग अपने लिए ना करके बेचने के पर्पज से की जाती है उसे क्या करते हैं? सेल के पर्पज से की जाती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? कमर्शलाइजेशन कहते हैं। तो कमर्शलाइजेशन का मीनिंग समझो, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कमर्शलाइजेशन से कैसे एक्सप्लोइट हुई हमारी फार्मिंग सेक्टर। ठीक है, तो डिफाइन, अगर प्रोड्यूसिंग क्रॉप फॉर सेल इन दी मार्केट, मार्केट में आप क्या कर रहे हो बेटा? सेल कर रहे हो, और नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन की जगह क्या कर रहे हो आप? सेल के पर्पज से कर रहे हो, तो उसे कमर्शलाइजेशन कहा जाता है। अब कमर्शलाइजेशन करने से क्या हुआ बेटा? कमर्शलाइजेशन इसलिए करा जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश एनकरेज करते थे फार्मर्स को किसका ग्रो करें बेटा? किसको प्रोडक्शन करें? कैश क्रॉप को। फूड क्रॉप की जगह किसका प्रोडक्शन करेंगे? वो कैश क्रॉप का कराएगा। उन्हें हमेशा प्रमोट किया जाता था किसको बेटा? कैश क्रॉप को। और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था सबसे ज्यादा जो इनकम जनरेट होगी वो किससे होगी? कैश क्रॉप से। तो आपको फूड क्रॉप की जगह किसका प्रोडक्शन करना है? कैश क्रॉप का। अब कैश क्रॉप में क्या होता है? जहां से पैसा कमाया जाए, कमर्शियल है। तो ये कॉटन और जूट था। अब ऐसा नहीं था कि इसमें हमारा फायदा छुपा हुआ था, इसमें छुपा था अंग्रेजों का फायदा, अंग्रेजों का या ब्रिटिश रूलर्स का फायदा छुपा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ी जो मार्केट थी वो टेक्सटाइल की मार्केट थी। उसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर क्या चाहिए होता है बेटा? कॉटन और जूट, जहां इंडिया के ही लैंड का यूज करके वो इसका प्रोडक्शन करते थे। बात क्लियर है? इसके बाद जो फार्मर से बेटा रिसीव बेटर प्राइजेस, उन्हें क्या करेंगे बेटा? बेटर प्राइजेस मिलेगा। बट होता ही था, इट डिड नॉट इंप्रूव देयर इकोनॉमिकल कंडीशन, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कभी भी इंप्रूव नहीं की गई थी। ठीक है, और फोकस ऑन द कैश क्रॉप, सबका फोकस किस पर था बेटा? कैश क्रॉप पर। और लेड टू द नेग्लेक्ट ऑफ फूड क्रॉप, फूड क्रॉप को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है, इससे वर्सिंग फूड सिक्योरिटी। इससे क्या बना? जो फूड सिक्योरिटी थी खराब होती चलेगी। फूड सिक्योरिटी का मतलब यही होता है कि अफोर्डेबल प्राइस पर हर किसी तक उसकी पहुंच हो, एक्सेस हो, पर ऐसा नहीं था। बात क्लियर है? तो एक कमर्शलाइजेशन का एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। अब कमर्शलाइजेशन के साथ साथ क्या होगा बेटा? हमारे पास कमर्शलाइजेशन के बारे में एक सिनेरियो सेट किया गया कि एग्रीकल्चर वाज द कमर्शलाइजेशन टू मीट द नीड टू ब्रिटिश इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के तौर पर, जैसे कॉटन का, जूट का, ग्राउंड नट का और शुगर केन का। जिससे ज्यादा आपको पता है कमर्शलाइजेशन इनकी जरूरत थी ब्रिटिश इंडस्ट्री को। ठीक है, रॉ मटेरियल के तौर पर। इंडियन जो पीजेंट थे बेटा वो इंसेंटिव्स, अगर इंसेंटिव का मीनिंग होता है बेटा उन्हें मोटिवेट करना, तो उन्हें मोटिवेट किसके लिए किया जाता था बेटा? हमेशा कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल फार्मिंग के लिए किया जाता था, ताकि वो फूड क्रॉप का प्रोडक्शन, फूड क्रॉप की जगह किसको करे बेटा? कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करें। अब कमर्शियल क्रॉप के कारण क्या थे? क्या ऐसा क्यों करा जाता था? जो पीजेंट टू बाय फूड फ्रॉम द टाउन्स, वो क्या करते थे बेटा? अब जैसे कमर्शियल क्रॉप हुई तो इसे उन्हें अपने खाने पीने की चीजें टाउन से परचेस करनी पड़ती थी। इसके अलावा ये क्या? डिस्पर्सन ऑफ द विलेजेस सेल्फ सफिशिएंटली। अब विलेजेस क्या होने लगे बेटा? सेल्फ सफिशिएंसी में आ गए कि आत्मनिर्भरता दी जाएगी, ऐसे ही इस पॉइंट को बोला गया। ठीक है, अब क्या हुआ? फ्रिक्वेंट जो फेमिन्स होते हैं, फेमिन्स का मतलब होता है अकाल पड़ना। अब अकाल की वजह से क्या होता था बेटा? जो फूड क्रॉप थी वो उसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगा। इस वजह से उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कमर्शियल क्रॉप का, इनके अपना भाई लिवलीहुड चलाना है, जीवन यापन करना है, तो आपको किस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा बेटा? कहीं ना कहीं किस पर? फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप पर होना पड़ेगा। तो ये था इसका फायदा। अब तीसरा पॉइंट होता है बेटा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब है ना, प्रोडक्टिविटी काफी कम थी। अब आपको मैंने बताया प्रोडक्टिविटी कम होने का ये था कि कभी भी है ना एग्रीकल्चर को प्रमोट ही नहीं किया भैया, कभी भी इंप्रूवमेंट करने के कभी काम ही नहीं किए गए। तो इससे है ना इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी लेस थी। अब इससे क्या थे? इसके कारण क्या थे बेटा? क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और कभी अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ने कभी भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी उसके लिए बेटा आपको फैसिलिटेट दिए नहीं, फैसिलिटेट दिया ही नहीं। अब इससे क्या हुआ बेटा? अब लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और इरिगेशन हुई, और जो मिनिमल यूज था फर्टिलाइज का वो क्या हो बेटा? मिनिमल यूज किया गया फर्टिलाइज का। मतलब हम बिल्कुल किस पर डिपेंडेंट होते थे? डिपेंडेंट होते थे बेटा एग्रीकल्चर। अगर इरिगेशन, अब आपको पता है इरिगेशन सिंचाई की जरूरी है, और इरिगेशन के लिए हम किस पर डिपेंड होते थे बेटा? मॉनसून पर। अगर मॉनसून अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, मॉनसून खराब तो प्रोडक्शन खराब। बात क्लियर है? तो यहां पर ये था, इसलिए इसकी ये प्रॉब्लम बन चुकी थी। और प्रॉब्लम ये थी बेटा जो कल्टीवेटर्स थे
वो लैक मींस द इंसेंटिव्स टू इन्वेस्टमेंट, उन्हें ना कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटा इंसेंटिव्स नहीं किया गया, मतलब अगर मैं बात करूं प्रोत्साहित नहीं किया गया, कभी उसको एनकरेज नहीं किया गया, और जमींदार वर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द विलेजर्स। अब जैसे डिस्कनेक्ट हो जाते, जमींदार प्रथा खत्म हो जाती है, इसके बाद जो ब्रिटिश रूल है बेटा वो नेग्लेक्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेटा याद रखो, एग्रीकल्चर एजुकेशन नहीं देता, एग्रीकल्चर एजुकेशन की आपको किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, आपको मल्टी क्रॉपिंग का मेथड नहीं बताता, खरीफ का नहीं बताता, रवि का नहीं बताता, जो आपको पता है आज की जो एग्रीकल्चर साइंस है उसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, और ना कोई इनोवेशन के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। बात क्लियर है? तो इससे रिजल्ट ये होता है कि हार्ड टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्निक। अब आपके लिए बेटा मॉडर्न टेक्निक को बेटा एक तरीके से इनोवेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इनोवेशन करना। तो कंटिन्यू क्या होता है बेटा, लो प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, और जब लो प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा बेटा, कम होगा। बात क्लियर है? अब इससे क्या होगा बेटा, जो फार्मर है, अब इसमें एक आपको नोट दिया गया है, जो फार्मर थे वो डिपेंडेंट किस पे होते थे बेटा, रेनफॉल पर। इरिगेशन के लिए किस पर डिपेंड थे बेटा, इरिगेशन के लिए रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। इरिगेशन जितनी रिक्वायरमेंट है अच्छी हो गई तो आपको पता है भाई प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर इरिगेशन जो मानसून है बेटा, मानसून खराब हुई तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी खराब होगा। बात क्लियर है? यानी कि इरिगेशन के लिए मानसून पर डिपेंड, तो मानसून अच्छी तो प्रोडक्शन अच्छा, मानसून खराब तो प्रोडक्शन भी खराब। बात क्लियर है? अब इसके बाद आता है बेटा चौथा पॉइंट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो कहीं ना कहीं ना इसकी दुर्लभता थी। अब इन्हें इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ा रिस्की बिजनेस माना जाता था। रीजन क्यों भाई, आपको पता है इरिगेशन के लिए हम डिपेंडेंट किस पर है, मॉनसून पर है। मॉनसून अच्छी है तो भाई प्रोडक्शन अच्छा है, नहीं तो आपको पता है प्रोडक्शन खराब। तो यहाँ पर है ना लोग है ना इन्वेस्टमेंट और कभी इंप्रूवमेंट नहीं गया। मैंने बोला कभी एग्रीकल्चर एजुकेशन नहीं दी गई, प्रोवाइड नहीं कराई गई, तो कहीं ना एक रिस्की माना जाता था। अब इसमें क्या होता है बेटा, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये था कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर डेवलप्ड था, ठीक है, ट्रेसिंग, फ्लड कंट्रोल करने के लिए और ड्रेनेज के लिए। भाई ड्रेनेज के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ट्रेसिंग के लिए कोई जरूरत नहीं था, जो ट्रैक होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल करने के लिए तो कई फार्मर्स के पास ना तो रिसोर्सेस थे, ना टेक्नोलॉजी थी, ना इंसेंटिव कभी भी उन्हें इंप्रूव, मतलब उन्हें प्रोत्साहित किया गया था कि इन्वेस्टमेंट करें। तो इससे क्या हुआ बेटा, कहीं ना कहीं ये स्कैर्सिटी थी, लोगों के पास स्कैर्सिटी थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम, प्रोडक्शन कम तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। बात क्लियर है? अब जो शेयर क्रॉपिंग है बेटा, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम चलाया गया, लिमिटेड फार्मर्स मोटिवेशन टू इंप्रूव आउटपुट। अब जो भी क्या था, शेयर क्रॉपिंग का मतलब ये था कि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पर ये क्या था, यहाँ पर ही जो फार्मर्स को इसके लिए जो लिमिटेड था मोटिवेट किया जाता था, लिमिटेड मोटिवेट किया जाता था, ऐसे नहीं बढ़ चढ़ कर इसमें प्रमोट किया जाए। तो कभी भी उन्होंने सुधार करने की कोशिश नहीं करी। बात क्लियर है? तो आपके बेटा ये 4 पॉइंट रहते हैं जिसमें एग्रीकल्चर के मल्टीपल हो सकते हैं, आपको ये 4 अच्छे से करने क्लियर है। आपको लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, बस आप फिर अच्छे तरीके से। तो एग्रीकल्चर जो हमने मेथड है वो तो कर लिया कि एग्रीकल्चर को कैसे एक्सप्लॉइट कर दिया, एग्रीकल्चर का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हाँ, एडवर्स इफेक्ट क्या बढ़ा बेटा पार्टीशन के टाइम पर, किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। बहुत ज्यादा वर्ड्स पढ़ा। अब इसमें क्या था बेटा, अगर मैं बात करता हूँ इरिगेटेड और फर्टाइल जो लैंड था बेटा वो पाकिस्तान के पास चला गया, बहुत ज्यादा जो था वो ज्यादातर एरिया किसके पास चला गया, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पास भी नहीं बोलूंगा मैं से, इसमें बेटा ईस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है। किसकी हो रही है, ईस्ट पाकिस्तान की। अब ईस्ट पाकिस्तान से क्या बना है बेटा, बांग्लादेश बना। क्या बना, बांग्लादेश बना, ठीक है, 1971 में। बात क्लियर है? अब यहां पर जो ईस्ट पाकिस्तान है दिख गया, जो नाउ बांग्लादेश है बेटा, उसके पास जो मोस्ट ऑफ दी जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो सबसे ज्यादा पास किसके पास चला गया बेटा, बांग्लादेश के पास। क्लियर है? और इंडिया जो जूट गुड्स था बेटा, गुड इंडस्ट्री सफर ड्यू टू द लैक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वजह से बेटा कहीं ना कहीं वो लैक करती है, उसके लिए जो आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो कहीं ना कहीं लैक है, और इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी वो यहाँ पर कम हो गई। और बांग्लादेश के पास पार्टीशन के बाद क्या हुआ, उनके पास वो हिस्सा चला गया, वो एरिया चला गया। बात क्लियर है? अब इसके बाद जो मेन रीजन रहते हैं स्टैग्नेशन होने के एग्रीकल्चर के, आपको पता लग गया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और इसके अलावा बेटा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ मतलब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और चौथा फिर बेटा स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर है? अब आता है बेटा दूसरा एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडस्ट्री। ये हमारा आपको पता है इंडस्ट्री जो होती है बेटा हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। अब आपको पता होगा, मैंने एक चीज बताई, हम एग्रीन इकोनॉमी थे, उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। इसके बाद जो दूसरी इंडस्ट्री रहती है वो होती है बेटा हमारी, जो हमारी इंडस्ट्री वो दूसरा सेक्टर हो जाता है। अब दूसरे सेक्टर में क्या हुआ, जो हम पूरे जो रेपुटेशन बना रखी थी हमारे हैंडीक्राफ्ट ने,
या हैंडक्राफ्टमैन ने वो कहां पर अपनी बना रखी थी बेटा, अपनी रेपुटेशन बना रखी थी अपने स्किल्स पर, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर, क्योंकि जो उनके पास स्किल्स थी स्टोन पर भाई डिजाइन डालना या बर्तन पर डिजाइन डालना, ये सारे डिजाइन जो करते थे बेटा वो हैंडीक्राफ्ट करते थे, कपड़े पर डिजाइन डालना, ये पूरा का पूरा एक तरीके से क्या होता था, हैंडीक्राफ्ट होता था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए इंडिया को जाना जाता था। पर हुआ ये कि आते इंडस्ट्री को इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लॉइट करा। ठीक है, बात क्लियर है। एग्रीकल्चर के बाद हमारा दूसरा टारगेट इनके लिए कौन रहा बेटा, यहाँ की इंडस्ट्री रही, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको पता है बेटा डोमिनेट करता था, और डोरिंग जैसे ब्रिटिश जो पीरियड था उससे पहले, और जैसे इंडियन इंडस्ट्री को क्या करा बेटा, प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे एंजॉय द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन बना रखी थी किसने, हमारी रेपुटेशन बना रखी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने। और इंडिया वाज द पर्टिकुलरली वेल बीइंग फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर लाइक एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर के साथ हुआ, इंडिया कुड नॉट द डेवलप द साउंड ऑफ इंडस्ट्रियल बेस अंडर ब्रिटिश रूल, कभी भी साउंड नहीं कर पाया। साउंड का मतलब है कभी भी ऐसे नहीं थी कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गई हो इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में उसकी कंडीशन काफी खराब होगी। हम इसकी इलिस्ट्रेशन यानी कि इसके एग्जांपल्स के जरिए को समझेंगे। तो देखो सबसे बड़ा रीजन क्या रहा बेटा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होता है बेटा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है इन्होंने आते ही ने क्या करा, अपनी टैरिफ पॉलिसी लेकर आए, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इन्होंने क्या करा, अगर आपको पता है आते, जैसे आपको पता है अभी करंट में चल रहा है यूएसए का, यूएसए ने क्या करा बेटा, कहीं ना कहीं अपने टैरिफ्स को बढ़ा दिया। तो अगर मैं उस टाइम की बात करूं, आज तो हमारे पास डब्ल्यूटीओ है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी अपना डोमिनेंट यूएसए करता है। पर अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो कहीं ना जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी उसने क्या करा, इंडियन गुड्स को ना ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव बना दिया, ताकि ना यहाँ पर क्या है जो कंज्यूमर्स है उनके लिए वो कॉस्टली पड़ जाए। तो उसने क्या करा बेटा, एक पॉलिसी चलाई जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी भी कहते हैं, और इसमें एक टैरिफ पॉलिसी को बनाया उसने, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब टैरिफ्स को कैसे कंट्रोल करा इसने पूरा ओवरऑल की, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो कहीं ना कहीं क्या हो जाए बेटा, डाउन में आ जाए, डाउन फ्लो चलने लग जाए उसका। तो देखो बेटा पहली बात हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। अब कैसे करा, नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, उसने कोई भी इंडस्ट्रियल बेस अलाउ नहीं करा। करना है तो आप क्या करो, हैंडीक्राफ्ट, और हैंडीक्राफ्ट को खत्म करना हमारा काम है। अब कैसे करा वो जरा समझना। तो यहां पर क्या हुआ, इसका जो प्राइमरी मोटिव था ब्रिटिश रूल का बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्ड। अब दो फोल्ड पर डिसाइड होता है। पहला, अब इसमें हाईलाइट करूंगा अच्छे से, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू चीप रेट्स। यहां से चीप रेट पर क्या करता था बेटा, रॉ मटेरियल को क्या करता था, वो क्या करता था, इंपोर्ट करता था। क्या करता था, इंपोर्ट करता था। उसके लिए क्या हो गया बेटा, इंपोर्ट हो गया, हमारे लिए एक्सपोर्ट हो गया। बात क्लियर है। अब इंपोर्ट करता था जिसमें मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि टेक्सटाइल का बहुत अच्छा काम था उसके पास, रॉ मटेरियल के तौर पर जूट और इंडिगो की फार्मिंग कह सकते हैं हम। और टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंदर क्या करा उसने, आकर क्या करा बेटा, ब्रिटिश इंडस्ट्री यहां से तो रॉ मटेरियल ले गया और वहां से प्रोडक्टिव या मैन्युफैक्चर गुड्स यहां पर बनाकर सेल कर रहा था। बात क्लियर है। और हायर प्राइस पर। अब दिस टू फोल्ड पॉलिसी वाज डिजाइन टू इंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज फॉर ब्रिटेन। ब्रिटेन के लिए एडवांटेज थी। अब एडवांटेज क्यों थी, तो आपको पता होगा इसमें एक पॉलिसी थी, कौन सा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब देखो उस पॉलिसी में क्या था, पहला ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया के लिए बेटा उसने क्या करा, इंडिया के लिए जो ड्यूटी फ्री था एक्सपोर्ट, वो रॉ मटेरियल के लिए सस्ता कर दी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई आपको पता है एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अपने रॉ मटेरियल को भेजेंगे तो वहां पर क्या होगा, उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो उसके तो भाई रॉ मटेरियल सस्ते रेट पर चला गया। उसके बाद क्लियर है। अब जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अब फिनिश्ड गुड्स पर बेटा इंपोर्ट फ्री होगा, यहाँ पर मार्केट में आकर सेल कर रहा है। अब हमारे पास है ना, देखो पहली बात जो मशीनरी गुड्स होते हैं हमारे बेटा हैंडीक्राफ्ट, उसमें लेबर वर्क बहुत ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो दोनों चीजों से बेटा कहीं ना कहीं हमारे पास इकोनॉमिकली वो एक्सपेंसिव पड़ती थी, जबकि मशीनरी गुड्स क्या होते थे, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से कम रेट पर पड़ते थे, चीपर होते थे। इस वजह से क्या हुआ था, हमारी इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से एक्सप्लोइट होते जा रही थी। क्लियर है।
अब इसके बाद जो हैवी ड्यूटी थी बेटा वो एक्सपोर्ट पर बढ़ा देता था, किस पर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर। जैसे उसने क्या करा, रॉ मटेरियल करना है तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, और जैसे ही अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अगर आप बेचना चाहते हो मार्केट के अंदर तो इतनी ड्यूटी लगा दो कि वो जाते जाते फाइनल कंज्यूमर तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, और एक्सपेंसिव हो जाएगी तो भाई उसे खरीदेंगे नहीं, उसकी जगह जो न्यू पैटर्न है डिमांड का वो मशीनरी गुड्स की तरफ सर्कुलेट हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहां पर इसका रिजल्ट देखने को ये मिलता है, जो इंडियन मार्केट है फोल्डेड विद द चीप ब्रिटिश गुड्स। अब क्या हुआ, जो इंडियन मार्केट थी बेटा उसने फोल्डेड करा बेटा चीप ब्रिटिश गुड्स को लेकर, और जो डिक्लाइन था बेटा इंडियन मार्केट किसके लिए करने लगी बेटा, ब्रिटिश गुड्स उनके लिए चीपर पड़ रहे थे, और डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इन बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट होती जा रही थी, डाउन में जाती जा रही थी। क्लियर है। तो ये इस तरीके से इसने खत्म कर दिया, पहला ये पॉलिसी होगी। अब दूसरी है बेटा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो देखो बेटा हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे आपको पता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई तो एक रीजन क्या हुआ बेटा, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट पड़े हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। पहला इफेक्ट क्या पड़ा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, जो लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब के सेक्टर थे वो किस पे थे, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड थे। अब जैसी मशीनरी गुड्स का नया पैटर्न आते तो टेक्निक तो भाई पुरानी हो गई उनकी, अब तो नहीं सर्कुलेट कर रही है, तो इकोनॉमी के अंदर उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एज द आर्टिसंस लॉस्ट जॉब्स। कई लोगों ने क्या करा, जो आर्टिसंस होते थे, जो हाथों की कला जानते थे, उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया। बात क्लियर है। दूसरी बात, मैनी आर्टिसन टर्न इनटू एग्रीकल्चर। अब उन्हें पता भाई अपना जीवन काटना है तो उन्हें दूसरे सेक्टर में जाना ही पड़ेगा, तो वो किस सेक्टर में माइग्रेट कर गया बेटा, एग्रीकल्चर में। और दिस लेड टू द ओवर क्राउडिंग इन द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेटा ओवर क्राउडिंग बढ़ गई, जब इंडस्ट्री के लोग कहां पर चले गए बेटा, एग्रीकल्चर में चले गए, तो बर्डन ऑन रूरल इकोनॉमी के अंदर क्या होगा बेटा, बर्डन बढ़ने लगा। इसके बाद होता है बेटा इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। अब इंडियन जो हैंडमेड गुड्स थे बेटा वो couldn't compete with the ब्रिटिश गुड्स। आपको पता होगा क्यों, क्योंकि भाई इनके गुड्स थे जो काफी क्या होते थे बेटा, पहली बात कोई ड्यूटी तो लगी नहीं है इनके पास, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी, तो इन पे क्या होगा बेटा, ये चीपर होते थे। और चीपर होने का रीजन क्या था चीप होने का, क्योंकि ना तो इनके पास ज्यादा लेबर पावर की जरूरत होती थी, ना टाइम कंज्यूमिंग होता था, हर चीज कम होती थी। जबकि इंडियन गुड्स क्या होते थे बेटा, कॉस्टली भी होते थे। कॉस्टली इसलिए होते थे भाई इसमें आपको पता है लेबर भी ज्यादा लगी है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत हुआ है, तो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव रहा, इस वजह से कॉस्ट भी क्या होगी इसकी ज्यादा होने लगी। अब इस वजह से क्या हुआ, मशीनरी गुड्स क्या होने लगे, कहीं ना कहीं हम मशीनरी गुड्स के साथ कंपीट नहीं कर पाए। इसके साथ जो इंडियन मार्केट थी बेटा, डिमांड वॉज मेड थ्रू द इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स के जरिए क्या हो रही थी, उनकी डिमांड चल पा रही थी। मतलब यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर क्या था, जो इंडियन मार्केट थी वो क्या चल रही थी, इंपोर्ट के जरिए चल रही थी, इससे इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन ब्रिटेन। और हम जो भी फाइनल गुड्स थे या मैन्युफैक्चर गुड्स थे, हम क्या कर रहे थे बेटा, इंपोर्ट कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, सॉरी इंपोर्ट कर रहे थे। और इंपोर्ट करने की वजह से क्या हुआ, हमारी डिपेंडेंसी किस पर बढ़ती जा रही थी बेटा, ब्रिटिश की तरफ। ठीक है, ब्रिटिश पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट होता है बेटा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब होता है, देखो कंज्यूमर गुड्स तो हमें पता होगा फूड ग्रेन, अब हम कैपिटल गुड्स के लिए भी किस पर डिपेंडेंट रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर रहते थे, ब्रिटिश कंपनीज पर रहते थे। क्योंकि हमारे पास तो भाई पता ही है, हमें ब्रिटिश पे इसलिए कंट्रोल रखना पड़ता था क्योंकि हमारे पास कैपिटल गुड्स को कभी प्रमोट ही नहीं किया, कभी एजुकेटेड ही नहीं किया उसके प्रति हमें। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोस दैट प्रोड्यूस मशीन, जो मशीनरी गुड्स होते हैं या टूल्स होते हैं यूज फॉर मेकिंग कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में क्या करते हैं बेटा, ऐसे टूल्स का यूज क्या बोलते हैं बेटा, जो प्रोडक्टिव यूनिट में यूजफुल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल गुड्स कहते हैं। पर कैपिटल गुड्स के बारे में बात करिए तो ऑलमोस्ट नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वाज प्रमोटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कोई भी एक सिंगल भी इंडस्ट्री नहीं थी जो स्टैम प्रमोट की गई हो इंडियंस के लिए। बात क्लियर है। इसके अलावा जो ब्रिटिशर थे बेटा, ब्रिटिश रूलर्स इग्नोर दिस सेक्टर, पूरे सेक्टर को इग्नोर करा कैपिटल वाले को, और बिकॉज दे वांटेड टू इंडिया डिपेंड ऑन द ब्रिटेन। मतलब उनसे जो कराया जाता तो कमर्शियल क्रॉप कराई जाएगी, जूट इंडिगो की फार्मिंग करो, कॉटन की फार्मिंग करो, कराई जाएगी, बट आपको कैपिटल गुड्स का वो नहीं बताया जाएगा, एक टूल्स कैसे बनाने, मशीनरी कैसे करनी, और आपको अलाउ भी नहीं किया जाएगा उसके लिए। बात क्लियर है। इससे क्या हुआ, हमारी डिपेंडेंसी किस पे बढ़ने लगी, कैपिटल गुड्स के लिए हम किस पे डिपेंड होने लगे, ब्रिटेन पर। इसके अलावा हैवी इक्विपमेंट पर भी, हमें जो भी हैवी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उसके लिए भी डिपेंड किस पे रहना पड़ेगा, ब्रिटिश पर डिपेंड रहना पड़ेगा। बात क्लियर है। अब इसके बाद आता है बेटा चौथा पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपको पता है, लोगों की डिपेंडेंसी अगर एग्रीकल्चर में, तो जीडीपी भी कहां से ज्यादा जनरेट होगी बेटा, आपकी जो जीडीपी भी जनरेट होगी वो कहां से होगी हमारी बेटा,
एग्रीकल्चर से होगी। पर इसमें क्या हुआ, हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो किस पर होगी बेटा, इसमें अगर बात करें तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, क्योंकि द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्री सेक्टर, इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड वॉज वेरी स्मॉल, बहुत कम स्मॉल पार्टिसिपेशन था इसका, क्योंकि इसमें तो हमें कभी प्रमोट किया ही नहीं गया था। ठीक है, बात क्लियर है। अब आता है बेटा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल था। अब देखो, जब पब्लिक सेक्टर का रोल ही लिमिटेड है, कभी इसको प्रमोट ही नहीं किया गया, तो आपका क्या होगा कि आप इंडस्ट्री में भी प्रमोट, मतलब इंडस्ट्री को लेकर काम नहीं कर सकते। अब देखो क्या था, ये जितने भी काम कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर का रोल सिर्फ किसके लिए होता था, ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ही कंट्रोल कर रहा था। और जो भी पब्लिक सेक्टर का रोल था, जिसमें रेलवे और ये सारी चीजें हो गई, रेलवे, पोस्टल ऑफिस, सड़कें, ये बनाना, वो अपने सारे बेनिफिट के लिए होता था। अब देखो, द पब्लिक सेक्टर रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज लिमिटेड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उनका रोल काफी कम था। जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता था वो मोस्टली किस पर होता था, रेलवे पर। पढ़ेंगे आगे हम। पावर जनरेशन पर होता था, पोर्ट्स पर होता था, देखो ट्रेडिंग के लिए अंग्रेजों को फायदा पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल ऑफिस, ठीक है, और अदर जो डिपार्टमेंटल है अंडरटेकिंग, वो सारे डिपार्टमेंट इनके कंट्रोल में आते थे। कभी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया। तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि इंडिया रिमेन बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होगा बेटा, रिमेन क्या रहा, बैकवर्ड होता ही चला गया, पिछड़ता चला गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल को, तो कभी भी उसको प्रमोट नहीं किया गया। तो इंडस्ट्री सेक्टर भी हमारा एक्सप्लोइट किया गया, किसके जरिए बेटा, किसके जरिए शोषण हुआ, ब्रिटिश के जरिए। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर के टाइम पर बेटा, ब्रिटिश रूल के टाइम इंडस्ट्री सेक्टर कौन से थे जो चल रहे थे। ठीक है, एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको पता लग गया, मतलब इसके रीजंस क्या आते बेटा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग, ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम होना, और पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल। बात क्लियर है। अब कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हुआ, हमारे देश को आजादी मिलती है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंसी के टाइम पर क्या हुआ बेटा, कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री थी जो ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, पहला प्राइवेट सेक्टर में अगर इनिशिएट करा जाए तो लेड टू राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन द सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी। इसके सेकंड हाफ में, मतलब 1950 के बाद कई सेंचुरी ने प्राइवेट इनिशिएटिव करा, और जो इंडस्ट्री थी बेटा वो वर मेनली कॉटन टेक्सटाइल पर और जूट मिल्स पर चलती थी, बट प्रोग्रेस वाज स्लो, बहुत प्रोग्रेस काफी स्लो थी। और जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, जैसे डोमिनेट किसके जरिए किया जाता था बेटा, इंडियंस के जरिए, और लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज्यादा टेक्सटाइल का काम था। आज भी जो टेक्सटाइल है बेटा गुजरात में बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है। और जूट के मामले में बेटा डोमिनेट बाय द फॉरनर्स, ये जूट के मामले में कौन है बेटा, डोमिनेंट फॉरनर्स थे। और इसमें क्या था बेटा, जो बंगाल था, बंगाल के पास जूट गई है बेटा। अगर मैं बात करता हूँ, इसमें बंगाल तो गई है हमारे इंडिया में, और ये दूसरा ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में भी गई। और मेजर जो ब्रेक थ्रो था वो बेटा टाटा आयरन, इसकी डेट को याद रखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहा जाता है, ये स्टैब्लिश कब हुआ था बेटा, 1907। और कहां पर हुआ बेटा, जमशेदपुर में। कहां पर हुआ बेटा, जमशेदपुर, बिहार। ठीक है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इंडस्ट्री थी बेटा इन शुगर, सीमेंट, पेपर एसेट्रा वाज एमर्ज, ये एमर्ज होने लगी। बात क्लियर है। तो आपने दो सेक्टर तो कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा जो सेक्टर होता है बेटा वो रहता है फॉरेन सेक्टर। कौन सा रहेगा, फॉरेन सेक्टर। बात क्लियर है। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या था, तो आपको पता है क्या, मैंने एक चीज बताई थी सबसे पहले, इसके 3 पॉइंटों को समझ लेना। हम मैंने एक तरीके से एक्सपोर्टर किसके थे, सिर्फ एक्सपोर्टर थे हम रॉ मटेरियल के, रॉ मटेरियल के हम एक्सपोर्टर बन के रह गए थे। और इंपोर्टर थे जो मैन्युफैक्चर गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, हम क्या थे बेटा, इंपोर्टर थे। क्या थे, इंपोर्टर। मतलब यहां से हम रॉ मटेरियल देंगे, वो प्रोडक्टिव गुड्स बनाकर हमारे देश को चेप कर देंगे, मतलब सेल कर देंगे। बात क्लियर है, उन्होंने बेच देना है। तो ये चीज चल रही थी बेटा हमारे पास। तो फॉरेन ट्रेड हमारे इस तरीके का था। साथ ही साथ हम सरप्लस भी हमारा प्रोडक्शन में, बीओटी जिसे हम बोलते हैं ना, एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट से ज्यादा होता है उसे सरप्लस कहते हैं, हम एक्सपोर्ट में सरप्लस भी थे। पर सरप्लस का सारा फायदा किसको मिल रहा था, वो जो सरप्लस का पैसा था वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा रहा था। उस पैसे का वो क्या हो रहा था बेटा, निष्कासनीय ड्रेन हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि संपत्ति का पूरा निष्कासन हो रहा था। बात क्लियर है। तो पहले हम फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें तो इंडियाज फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो इंडिया क्या था बेटा, इंडिया हैड रिच ट्रेडिंग हिस्ट्री, बहुत ट्रेडिंग हिस्ट्री में बेटा काफी रिच था पहले के टाइम पे। बट कॉलोनियल जैसे पॉलिसीज आती है ब्रिटिश रूल के टाइम, तो एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है इस पर, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इसके स्ट्रक्चर पर, इसके कंपोजिशन पर और इसकी वॉल्यूम पर। अब इसके बारे में बात करते हैं तो पहला तो ये समझ में आ गया हमारे पास क्या है। अब इसके बारे में डिस्कस करें तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास कौन सा, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो मैंने बता दे, इंडिया बेटा बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल लाइक
रो सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट। हमारा फायदा नहीं था, सारा कमर्शियल जो बेनिफिट था वो किसके लिए होता था बेटा, ब्रिटिशर्स के लिए, हम उनके लिए प्रोडक्शन कर रहे थे। इसके अलावा इंपोर्टर हम किसके थे बेटा, इंपोर्टर थे हम फिनिश गुड के। लाइक अब आपको पता है जो भी चीजें बनकर आएंगी इससे, ठीक है, क्लॉथ्स मतलब कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ और वुलन क्लॉथ, ये जो भी है, और कैपिटल गुड्स के भी हम, ये लाइट मशीनरी या जो भी होते हैं हमारे पास मशीनरी, टूल्स या हैवी इक्विपमेंट, हमें किस पे डिपेंड थे बेटा, अभी इससे पहले पॉइंट पे पढ़ा, हम कैपिटल, जो कैपिटल गुड्स थे उसके लिए हम डिपेंडेंसी किस पर, हम किसके इंपोर्टर बन गए थे बेटा, ब्रिटिश के, ब्रिटिश पर हम, हमारी डिपेंडेंसी थी, इसलिए हम उसके इंपोर्टर बन चुके थे। ठीक है, क्लियर है। अब आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब कहीं ना मोनोपोली भी कंट्रोल करती है ट्रेड को, टैरिफ को लगा दिया वो तो अलग चीज है ही। इसके अलावा आपको पता है भाई, इस पे दूसरा जो पॉइंट रहा वो बेटा मोनोपोली का रहा। किसका रहा, मोनोपोली का। अब मोनोपोली का कैसा रहा, देखो मोनोपोली का मतलब होता है जब किसी एक की मोनोपोली चल जाती है भाई, कि हमारे अधिकार एकमात्र, हमारे अधिकार एक अधिकार। क्लियर है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मोनोपोलाइज इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्या करा बेटा, कहीं ना कहीं उसने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर उसकी मोनोपोली चल रही थी, कंट्रोल में हम किसके बेटा, ब्रिटिश के, ब्रिटेन के। तो यहाँ पर ओवर हाफ यानी कि 50% जो इंडिया ट्रेड था बेटा वो ब्रिटेन के साथ ही होगा, उसने मोनोपोली सेट कर दी कि 50% हमारे साथ ही ट्रेड करोगे आप, जो भी इंडियन ट्रेडर है। और लिमिटेड ट्रेड विद दी कंट्रीज, और लिमिटेड ट्रेड किसके साथ करोगे, चाइना के साथ। और सिलोंग, सिलोन बोला जाता था बेटा हमारे श्रीलंका को, आज का टाइम ये श्रीलंका है। और पर्शिया बेटा ईरान को कहा जाता है। तो इसके साथ ही लिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, ब्रिटेन तो है, इसके अलावा ये 3 कंट्रीज भी है। और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ओपनिंग कर दी गई थी बेटा किसकी, सुएज कैनाल की। और कब कर दी गई थी, 1869 में। याद रखोगे इस नंबर को तो, ठीक है। 1869 को क्या कर दिया बेटा, सुएज कैनाल को क्या कर दिया बेटा, ओपनिंग की गई, जो डायरेक्ट रूट कर रही थी किसका बेटा, किसके लिए, शिप्स बिटवीन द इंडिया और जो भी ब्रिटेन के जो शिप थे उसके बीच में डायरेक्ट रूट को इसने कनेक्टिविटी दे दी थी। इसमें लगभग कितना माइल्स कम कर दिया था, 5100 माइल्स को कम कर दिया था। जो पहले 12300 होता था, 12300 होता था, जो घटकर सिर्फ कितना हो गया था, 7200 रह गया था। और लगभग 5100 माइल्स को क्या कर दिया इसने, रूट को कम कर दिया। बात क्लियर है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी वो कम हो गई। इसके बाद आता है बेटा क्या, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब क्या हुआ, जो ड्रेन था, जितनी वेल्थ थी, इंडियन वेल्थ थी, वो सारा का सारा बेनिफिट कहां से जा रहा था बेटा, हम सरप्लस थे भाई, प्रोडक्शन में हम सरप्लस थे, हमारा एक्सपोर्ट भी ज्यादा था, हम अमाउंट में भी ज्यादा थे, पर सारा फायदा किसको मिल रहा था बेटा, ब्रिटिश रूल को मिल रहा था। अब कैसे, देखो अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। हम किसके थे बेटा, प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्टर थे। और इंपोर्टर किसके थे, फिनिश गुड के। इंडिया हैड द ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट में हम सरप्लस थे, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे, सरप्लस थे। बट इट वाज नॉट री इन्वेस्टेड इन दी कंट्री, पर ये री इन्वेस्टेड नहीं हो सकता था, मतलब यहां से पैसा कमाया फिर दोबारा लगा दो, ऐसा काम नहीं चल रहा था। और एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज फॉर, अब जितना भी ये बेटा यूज फॉर था, यानी कि हमारी जो वेल्थ थी वो कहीं ना कहीं हमारी वेल्थ का ड्रेन हो रहा था, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो भी हमारी संपत्ति बन रही थी यहाँ पर, सारा फायदा अंग्रेजों को मिल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल रहा था। क्यों, क्योंकि पेमेंट फॉर एक्सपेंसिव इंक्वायर बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो एक्सपोर्ट क्या था, हमारा सरप्लस था। सरप्लस होने के बाद भी हमारी जो वेल्थ थी उसका ड्रेन हो रहा था। अब ड्रेन कैसे हो रहा था, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इंक्वायर बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिस थे उनको, मतलब ऑफिस को सेटअप करने के लिए हमारे पैसे, हमारी वेल्थ का यूज करा जा रहा था। दूसरा बेटा मीटिंग जो वॉर होते थे, वॉर एक्सपेंसेस होते थे, वॉर एक्सपेंसेस क्योंकि वर्ल्ड वॉर में तो इन्वॉल्व रहता ही था ब्रिटिश, और जितना भी पैसा लगाता था वो किसमें लगाता था, हमारे इंडिया, मतलब हमारे इंडियन वेल्थ का ही था, ठीक है, जो हमारे पास सरप्लस होने के बाद मिलता था। अब जो इंपोर्टिंग होता था बेटा, इनविजिबल आइटम, जो भी सर्विसेज, इनविजिबल आइटम होते हैं, जो सर्विसेज होती है जो दिखाई नहीं देती हैं, टेंजिबल नहीं होती है, उन सर्विसेज को जब भी क्या करता था, परचेस करता था, इंपोर्ट करता था, तो उसके लिए इंडियन वेल्थ का ही यूज किया जाता था, जो सरप्लस से मिल रही थी। बात क्लियर है। तो ये हमारे पास सारा का सारा ट्रेड का सिनेरियो हो गया। अब ट्रेड में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल रहा था वो किसका रहा था बेटा, सुएज कैनाल का रहा था, जिसे कब इंट्रोड्यूस हो गया था बेटा, ये 1869 में आया था ये, ठीक है, बात क्लियर है। ये आर्टिफिशियल बेटा वाटरवेज थी जो अक्रॉस करती थी इस्थमुस ऑफ सुएज इज नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट से थी बेटा। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो देखो बेटा, ये कब ओपन हुई थी, ओपन के बारे में बात करते हैं, इंट्रोड्यूस तो नहीं बोलते, ओपन बोलते हैं। तो ओपन कब हुई बेटा, 1869 में, क्लियर है। और रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इससे है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। क्यों, पहले जो एरिया था वो कितना था बेटा, 12300 माइल्स चलना पड़ता था, क्लियर है।
अब ये कितना हो गया, सिर्फ 7200 माइल्स हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग कितना हो गया हमारे पास, कम, इतना रिड्यूस हो गया, इतने माइल्स क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट इजियर, इंडियन मार्केट तक इजी हो गया क्योंकि रिड्यूस क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम हो गई। इसके अलावा प्रोवाइडेड डायरेक्ट ट्रेड हो गया, डायरेक्ट ट्रेड रूट बन गया किसके बीच में, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। अवॉइडिंग द लॉन्गर सी, एक लॉन्गर सी समुद्र पड़ता था जो साउथर्न अफ्रीका था, उसको क्रॉस करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इंडिया टू क्या होगा, ब्रिटेन का रूट बन गया। अब यहाँ ना जो स्ट्रेटेजी थी इनकी, वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाटरवे बनाना था, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी थी बेटा, कम होगी। और इन 1689 में अगर बात करें, सुएज कैनाल को रिड्यूस कर दिया था डिस्टेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, और कितना कर दिया था, 5100 माइल्स को इसने क्या कर दिया था बेटा, रिड्यूस कर दिया था। बात क्लियर है। तो ये हो गया ट्रेड के हिसाब से। तो हमने पढ़ लिया बेटा ट्रेड भी, तीनों की तीनों जो सेक्टर थे, कितना एक्सप्लोइटेशन करा, कितना शोषण करा, हमने पढ़ लिया बेटा। एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री भी और फॉरेन ट्रेड भी। अब हम डेमोग्राफिक सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, डेमोग्राफिक। अब देखो डेमोग्राफिक का मतलब है पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं, इसका ओवरव्यू लूं, तो डेमोग्राफिक कंडीशन है ना, रिफ्लेक्टेड करती है कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट को और बैकवर्ड इकोनॉमी को। अब कैसे करती है, आपको पता होगा, हर चीज का हम रीजन पढ़ते हैं, पॉवर्टी का रीजन हो, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन हो, हम सीधे सीधे रीजन किसे मानते हैं, हाँ, हमारी जो पॉपुलेशन है, रैपिड पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई ग्रोथिंग पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है। क्लियर है बेटा। तो हम हर चीज का रीजन किस पे तोड़ देते हैं बेटा, पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफिक कंडीशन होती है वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी को। बात क्लियर है। अब जरा समझो तो उस टाइम कैसे, तो आपको पता होगा जो हम ऑफिशियली मानते हैं, अपने जो डाटा मानते हैं कि पॉपुलेशन का इतना रिकॉर्ड होना चाहिए, वो हम सेंसस के अकॉर्डिंग मानते हैं। कैसे मानते हैं बेटा, सेंसस। जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुई थी बेटा, वो कब हुई थी, 1881 में। याद रखना ये बेटा, एक क्रोनोलॉजी लगाने में क्या आ जाता है, आपको ध्यान से रखना। तो हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुई थी वो कब हुई थी बेटा, 1881 में हुई थी। और रिवील अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसने ना कभी भी रिवील क्या बेटा, अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ को भी क्या करता है, ये रिवील करते हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ था फ्रॉम 1881 में यहाँ पर, क्योंकि जो भी सेंसस होती है वो क्या करती है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी रिवील करेगी। क्लियर है। और फ्रॉम 1881 में बेटा ऑनवर्ड अगर बात करें तो सेंसस हेल्ड एवरी 10 ईयर, उसमें ये बोला कि हर 10 साल में एक बार सेंसस होगी, ऑफिशियली सेंसस होती है, और इसे के डाटा को हम सैंपलिंग के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं। क्लियर है, ये आपने पढ़ाई है स्टैट्स में। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था उसके बारे में जरा समझो। देखो एक होती है बर्थ रेट, फिर होती है डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। पहले इसके बारे में समझ लेते, फिर इस डाटा पर आएंगे हम, ठीक है, क्लियर है। देखो तो पहला बेटा हम बात करते हैं, हमारे पास है ना बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में क्लियर करूं पहले मैं, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। तो देखो पहला हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। अब बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या बेटा, अगर बर्थ रेट की बात करी जाए तो बर्थ रेट क्या बेटा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल पर ईयर, पर ईयर में कितने बच्चे हैं जो पर 1000 में पैदा हो रहे हैं, इसका रेशियो पर 1000 में देखा जाता है। तो जो डेथ रेट है बेटा, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, जो पीपल बेटा जो पर 1000 में जिनकी डेथ हो रही है उनको काउंट किया जाता है पर ईयर में। बोथ वर वेरी हाई, और दोनों ही काफी हाई थे। अब हाई होने का रीजन क्या बेटा, पहला अगर मैं बर्थ रेट की बात करूं, पता ही नहीं था भाई, मनोरंजन में बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो, पानी पीने उठे तो बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग है ना अवेयर नहीं थे। आपको पता होगा एक तरीके से कस्टम में फंसे हुए थे, बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए, तो अच्छे अति कर रहे थे बेटा पॉपुलेशन में। तो इसके अलावा क्या हो बेटा, ये बर्थ रेट था हाई ज्यादा, और बर्थ रेट के साथ साथ क्या हो बेटा, डेथ रेट की भी बात हो रही है, ठीक है, किसकी हो रही है, डेथ रेट। अब डेथ रेट इसलिए था, ये कहीं ना कहीं हमारी ना हेल्थ फैसिलिटीज को दिखा रहा है, कितनी कम थी हमारे यहाँ, कुछ फैसिलिटीज ही नहीं थी हमारे पास। तो ये क्या बेटा, बर्थ रेट आपको पता है एजुकेशन को दिखा रहा है कि आप कितने अवेयर हो अपने रिसोर्सेज को लेकर, और ये डेथ को दिखा रहा है। तो दोनों चीजें हमारी खराब थी, और जब दोनों ही चीजें, ये क्या होगी बेटा, बर्थ रेट हाई होगी और डेथ रेट ज्यादा हाई होगी, तो ये दोनों सिनेरियो ऐसे बना देते हैं जो आपके स्टैग्नेशन के रिफ्लेक्टेड करते हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगे किसको, स्टैग्नेशन को, और साथ ही साथ हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी को। दूसरा बेटा, अब हमारे एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट सिर्फ कितना था, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब पढ़े लिखे लिटरेसी रेट देखो कैसे मेजर किया जाता है, अबव द 7 ईयर, जो 7 साल से ऊपर के हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना दोनों आता है, उसे लिटरेसी रेट में काउंट किया जाता है। तो ओवरऑल हमारी जो लिटरेसी रेट थी पहले
16% से भी ओवरऑल कम थी। और अगर मैं स्पेशली फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स का अराउंड सिर्फ कितना परसेंट था बेटा, 7%। आपको पता है ये कितने आउटडेटेड हमारी जो सोच थी, कहीं ना कहीं हमारा जो आउटलुक था, एक बैकग्राउंड की बात करिए तो फीमेल्स के लिए नहीं था। फिर पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, अब यहां पर क्या होगा बेटा, जो हेल्थ सर्विसेज थी वो काफी मोस्टली अनअवेलेबल थी। आपको पता है ये इनएडुकेट थी, प्राप्त नहीं थी, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ बेटा, वाइड स्प्रेड वाटर और एयरबॉर्न डिसीजेस होने लग जाती थी, सैनिटेशन नहीं था। इससे क्या हुआ था बेटा, जो हैवी ऑफ लिव्स, अब यहां पर क्या हुआ था बेटा, कहीं ना ये क्या होता था बेटा, हेल्थ जब कम होगी तो इससे बेटा बर्थ रेट, तो आपको पता है डेथ रेट भी क्या होगा, हाई रहेगा। बात क्लियर है। इसके अलावा होता है हाई इन्फेंट, अब मोर्टेलिटी रेट, IMR बोलते हैं इसे, ठीक है, बच्चों की बात हो रही है। यहां पर क्या करता है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो बिफोर रीचिंग एज ऑफ 1, मतलब 1 साल का भी नहीं हो रहा, और ये पर 1000 में मेजर किया जाता है। यहाँ एक बच्चों को काउंट किया जाता है। डेथ रेट में तो ओवरऑल पीपल्स की बात होती है, इसमें जो बच्चा 1 साल का भी नहीं हो पा रहा, उस एज तक भी नहीं पहुंच पा रहा, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, मल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषित होकर। ठीक है, बात क्लियर है। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश के टाइम पे बात करिए तो ये कितना था बेटा, कितना पर 1000 था, 218 पर 1000 था। अब 2022 में सिर्फ 27 पर 1000 हो गया। बात क्लियर है, 218 227 में फर्क है। ठीक है, अब बेटा लो एक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है आपका, वो सिर्फ कितना था, एवरेज जीने की एज थी बेटा कितनी थी पहले, सिर्फ 32 ईयर्स। अब बच्चे बोलेंगे नहीं पहले तो बहुत लोग जीते थे बेटा, पहले 7 8 बच्चे होते तो जल्दी अर्ली एज में वो हो जाते, नंबर तो काउंट होगा, इससे एवरेज भी क्या होगा, कम होगा। पर अब कितना हो गया बेटा, लगभग 69 हो गया है, 69.5 हो गया। ठीक है, ये करंट डाटा। इसके अलावा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अब पॉवर्टी क्या थी बेटा, नो एक्यूरेट डाटा, इसका डाटा तो नहीं था भाई, आपको पता है हमारे पास ना तो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती थी इसमें पता लगी सारी चीजों, तो बट एक्सटेंसिव अगर पॉवर्टी बात करें तो क्लियरली प्रीवेल हुई थी हमारे पास, क्योंकि यहां पर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था सबका, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक हार्डशिप करनी पड़ती थी कमाने के लिए बेटा कॉमन्स को, इसलिए क्या होता था, ये पॉवर्टी को इंडिकेट करती थी। इनका कंक्लूजन के बारे में बात करी जाए तो सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी हमारा एक बड़ा रीजन होता है उस समय का बेकार कंडीशन का। बात क्लियर है। अब देखो इससे, अब डेमोग्राफिक के बारे में एक चीज बता दूं मैं, डेमोग्राफिक का एक सिनेरियो याद रखो, बर्थ रेट और डेथ रेट का डाटा कितना था बेटा, 48 था, ये 40 था। इसका रीजन क्या था, ये मैसिव पॉवर्टी को दिखाता है, किसको दिखाता है बेटा, मैसिव पॉवर्टी को, जो हमारे पास ये दोनों चीजें ज्यादा हाई हैं। फिर IMR के बारे में बात करी जाए तो ये डेथ रेट जो 1 साल से कम एज के होते हैं बच्चों को काउंट किया जाता है, ये सिर्फ 34 ईयर्स हो गया, अब तो मैंने बोला 27 हो गया। ये पुअर हेल्थ केयर को दिखा रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये बेटा इतनी थी, इतनी हो गई, चलो ये तो अपने लोगों की अलग है, हेल्थ को भी देखकर होता है, सैनिटेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लिटरेसी रेट के बारे में बात करिए तो सिर्फ 16% था, अब कितना हो गया बेटा, कहीं ना कहीं 7% हो लिया। ये सोशल बैकवर्डनेस को दिखाता है, तो जेंडर वाइज को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं आपको पता है मेल और फीमेल में हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसजीशन, मतलब ट्रांससीजन, ठीक है, अब ट्रांजिशन मतलब अगर मैं ट्रांजिशन के बारे में बात करूं, ठीक है, अब ट्रांजिशन के बारे में बात करूं तो पहला जो ट्रांजिशन था, तो पहले हम बात करते हैं पहली स्टेज। देखो पहली स्टेज में ना जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, ट्रांससीजन मतलब हाँ ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन जो होते हैं बेटा, ट्रांजिशन जो होते हैं वो 3 स्टेजेस हैं। ट्रांजिशन कितने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ट्रांजिशन हो गए। तो पहले ट्रांजिशन में क्या होता है बेटा, पहले ट्रांजिशन में जो बर्थ रेट है वो काफी क्या था बेटा, हाई था, और डेथ रेट भी हाई था। ये बर्थ रेट बेटा सोशल बिलीफ और कस्टम को दिखा रहा है, क्योंकि बर्थ रेट पर हम कस्टम के बारे में बात करते हैं, बच्चे पैदा करते चलो, ये सारी चीजें कस्टम था। ठीक है, और डेथ रेट बेटा लैक ऑफ सैनिटेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को शो करता है। सेकंड स्टेज जिसे हम सेकंड अपना क्या कहते हैं बेटा, सेकंड स्टेज कहते हैं, जिसमें हमारे पास हाई बर्थ रेट थी और लो डेथ रेट थी, मतलब बर्थ रेट तो बढ़ रही है पर डेथ रेट कम हो गई, चलो हेल्थ फैसिलिटीज को दिखा रहा है, पर है ना पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है भाई, लोग बच्चे है ना पैदा कर रहे हैं, मनोरंजन पानी पीने उठे तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये चीजें दिखा रहा है। और थर्ड स्टेज के बारे में बात करिए तो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट को शो कर रहा है। अब बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बात करी जाए तो यहां पर भी क्या कर रहा है, ये दोनों चीजों को शो कर रहा है, बर्थ रेट को भी और डेथ रेट को भी, क्योंकि इकोनॉमिक चेंज आने लग गया बेटा। हालांकि स्टेज पर अभी हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाए ऐसा ये वाला सिनेरियो तो बन ही नहीं पा रहा, ये तो बन गया पर दोनों सिनेरियो बनने चाहिए। तो यहाँ पर बेटा इकोनॉमिक चेंज और चेंज इन सोशल एटीट्यूड चेंज हो गया बेटा। फैमिली प्लानिंग फैसिलिटी, तेरे के बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसे इस तरह के बेटा कुछ पॉलिसीज लेके आ दी जाए, हम आए हालांकि इस पॉलिसी पर नहीं आए।
हम बात करते हैं बेटा कौन सी पे, सेकंड स्टेज के बारे में। तो 1921 को बेटा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है, ठीक है, बात क्लियर है, मतलब क्या कहते हैं वैसा, ग्रेट डिवीजन ईयर भी कहते हैं इसे, क्लियर है। अब देखो बिफोर 1921 ये फर्स्ट स्टेज थी, ठीक है, क्या थी बेटा, फर्स्ट स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पहला ट्रांजिशन था बेटा हमारे पास, पहला ट्रांजिशन था बेटा डेमोग्राफिक, ठीक है, जिसमें हाई बर्थ रेट भी था और डेथ रेट भी था। पॉपुलेशन रिमेन ऑलमोस्ट स्टेशनरी थी, स्टेशनरी का मतलब होता है एक समान थी, मतलब वही था, एक फिक्स चल रही थी। पर अब आ जाता है आफ्टर 1921 के बाद, जिसमें डेथ रेट तो भाई कम होने लग जाती चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने लगी है, पर जो पॉपुलेशन है वो सेकंड स्टेज पर पहुंच जाती है। और ये बेटा जो हमारा सेकंड ट्रांजिशन पीरियड आता है वो कौन सा आता है, सेकंड ट्रांजिशन पीरियड आता है, जिसमें हमारे जो बेटा, अगर मैं बात करता हूं इसमें क्या बेटा, जो बर्थ रेट है वो तो हाई होगी, डेथ रेट क्या होगी, कम होगी, हम सेकंड स्टेज पर आ गए। और इसी सेकंड स्टेज को बेटा कंसिस्टेंटली क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ने लग जाती है। आज ये पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ भी प्लस हो गई है, बात क्लियर है। तो इस चीज को बता रहे हैं हम सेकंड फेज में ही चल रहे हैं। और ये क्या होगा बेटा, बाय 21 को हम ग्रेट डिवीजन ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इट मार्क द शिफ्ट फ्रॉम, क्योंकि हाई बर्थ रेट से बेटा डेथ, जो बर्थ रेट था वो लोअर डेथ रेट पर आ जाता है, बर्थ रेट को बढ़ा देता है। और फ्रॉम 1921 को बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई है, लगातार ऐसी पॉपुलेशन हुई है। अगर उससे पहले की बात करूं 1911 में सिर्फ कितनी थी बेटा, 27.14 थी पॉपुलेशन, पर इसमें जो पॉपुलेशन थी चलो इतनी कम होकर, सॉरी 21 थी, और 21 होकर कितनी होगी थी, 14 होगी, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन होगी, तो 0.7 करोड़ का बेटा इसमें रिड्यूस हुई थी। पर उसके बाद 1920 जैसे सेकंड स्टेज आई है, सेकंड ट्रांजिशन पीरियड आया, सेकंड ट्रांजिशन पीरियड के बाद पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बात क्लियर है। तो डेमोग्राफिक कंडीशन आपको दिख रहा है, इसलिए इसे हम ग्रेट डिवीजन ईयर भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए 1921 का एक क्वेश्चन बनेगा आपके पास, ये डेमोग्राफिक कंडीशन खत्म। अब आता है बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो लोग काम कर रहे हैं, कहां कहां एंगेज हो रहे हैं बेटा। अब हमारे पास बेसिकली 3 सेक्टर ही होते हैं, 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, हालांकि चौथा भी इंट्रोड्यूस हो गया है हाल ही में, पर हम 3 के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, ठीक है। अब प्राइमरी के बारे में बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन, जो वर्किंग पर्सन है बेटा अक्रॉस, कहां पर, पहला सेक्टर प्राइमरी, दूसरा सेक्टर बेटा सेकेंडरी, और तीसरा बेटा टर्चरी सेक्टर, क्लियर है, हमारे 3 सेक्टर हो गए इकोनॉमी के अंदर। तो पहले सेक्टर में अगर मैं बात करता हूं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया बेटा 3 मेन सेक्टर में। पहला होता है बेटा प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर जैसे आपको पता है जो नेचुरल होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होता है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एसेक्ट्रा, ठीक है। और आपको इंक्लूडिंग इसमें फार्मिंग आती है, फिशिंग आती है, माइनिंग आती है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन या फॉरेस्ट्री आती है, या फिशिंग या फार्मिंग हमारे पास इसके एग्जाम्पल ये भी होगी, सारी चीजें आपको दिख रही है बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज पर होती है। ये क्या होगा बेटा, हमारे पास प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में बात करी जाए तो सेकेंडरी में हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होगा बेटा, वो रॉ मटेरियल को प्रोडक्टिव गुड्स में, फिनिश गुड में बदलते हैं। तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री पर चलता है, किस पर चलता है बेटा, इंडस्ट्री पर, क्लियर है। तो ये इंडस्ट्री बेस्ड होता है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इंक्लूडेड जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पावर जनरेशन करना या कंस्ट्रक्शन करना, ये सारा का सारा बेटा रॉ मटेरियल को प्रोडक्टिव में बदल रहा है, बात क्लियर है। तो ये डिपेंड किस पर होता है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो किस पर डिपेंडेंट है बेटा, रॉ मटेरियल पर, और इसको जो कन्वर्ट कर रहा है वो क्या होगा बेटा, हमारा सेकेंडरी। जैसे आपको पता है शुगर केन, जो शुगर केन हो गया हमारे पास, गन्ना हो गया, वो हमारे पास प्राइमरी हो गया, इसको कन्वर्ट करा है किसने बेटा, शक्कर में, शुगर में कन्वर्ट करा, तो इसका काम क्या होगा बेटा, ये हमारे पास सेकेंडरी हो गया। अब इसको बेचने वाला टर्चरी में आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्चरी सेक्टर। इट इंक्लूड प्रोडक्शन यूनिट एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब देखो प्रोवाइडिंग सर्विसेज में क्या होगा बेटा, जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसमें एंगेज है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एसेट्रा, ठीक है। और दिस सेक्टर फाइंड द थर्ड प्लेस बिकॉज इट्स ग्रोथ इज प्राइमरली डिपेंड, इसकी जो ग्रोथ है बेटा वो किस पे डिपेंड होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर ये प्रमोट होंगे तो भाई टर्चरी होगा, और आज के टाइम पे टर्चरी हो गया। अब मैंने एक डाटा लिखवाऊंगा आपको, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हमारे पास मतलब आफ्टर फ्रीडम हमारी जो ऑफिशियल सेंसस हुई वो कब हुई बेटा, 1851। अब सबके ना डाटा को याद रखना, इसमें जो रहा बेटा लगभग कितने रहे हमारे पास, 72.7% लोग इसमें एंगेज थे, इसमें 10.1% था, बाकी 17.2% किस पर थे बेटा, टर्चरी पर थे, बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों सेक्टर पता लग गए, ठीक है।
अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पे कैसा था, तो 70 to 75% लोग किस पे थे बेटा, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। मैन्युफैक्चरिंग पे 10%, मतलब अगर एक डाटा लिखवाऊं तो एग्जैक्टली डाटा हमारे पास 72.7%, ठीक है, 10.1%, और ये हमारे पास 17.2%, ठीक है। ये सारे के सारे जो डाटा लिखवा रहा हूं मैं, कौन सी सेंसस के लिखवा रहा हूँ, 1951 के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनल वेरिएशन पर, हमें बिफोर प्रीडोमिनेंस की बात होगी तो ये होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो रीजनल वेरिएशन थी, स्टेट्स डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, जैसे आपको पता है जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है, भाई आपको पता है सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, डिक्लाइनिंग हुआ बेटा, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी इधर कम हुई है, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है, क्लियर है। और आपको पता है हर कोई आज सर्विस सेक्टर में आना चाहता है, इवन मैं भी सर्विस सेक्टर में ही आ रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब हर कोई करना चाहता है। स्टेट विद द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्टेट यहाँ पर इंक्रीजिंग क्या हो रहा है बेटा, डिपेंडेंसी किस पर बढ़ रही है, ये कहां पर बढ़ रही है, उड़ीसा के अंदर, राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर। यहाँ स्टेट के अंदर इधर डिपेंडेंसी कम हो रही है, इधर बढ़ रही है, क्लियर है। इसके बाद ये खत्म, अब आता है हमारा कौन सा बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया। तीनों कंडीशन करने के बाद डेमोग्राफिक कंडीशन हो गई, फिर हमारे पास डेमोग्राफिक के बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, डेमोग्राफिक के बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा। अब इसके बाद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, रोड्स, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे, एनर्जी, यूटिलिटीज होती है जो हम कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ के, और ये सोशली, ये सारे के साथ सोशली आते हैं, इकोनॉमिकली हो गए। अब जरा ध्यान से समझना, पर अगर डेफिनेशन बात करिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी या फैसिलिटीज होती हैं जो डेट सपोर्ट ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करती हैं, कम्युनिकेशन को करती हैं, एनर्जी को करती हैं, बैंकिंग को करती हैं। ये सारी बेटा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, बात क्लियर है। और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली करा, क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए चाहती थी। सोशली में देखो हेल्थ और एजुकेशन आती है भाई, हेल्थ और एजुकेशन को तो उन्होंने आगे बिगाड़ा है ना, जो एजुकेशन थी बिल्कुल पैटर्न ही बदल दिया। तो कहीं ना कहीं बेटा जो हमारी हेल्थ एजुकेशन थी वो सोशल में आती है, और सोशल पर कभी उन्होंने काम नहीं करा। काम किस पर करा बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करी। तो यहाँ पर सम डेवलप, जैसे रोड्स बनाए, रेलवे बनाए, पोर्ट्स बनाए, और मेन पर्पस था बेटा कॉलोनियल इंटरेस्ट और नॉट इंडियन वेलफेयर को नहीं करना था, सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही फायदा पहुंचाना था, ठीक है। अब रोड्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम रेलवेज के बारे में बात करेंगे। तो देखो पहले हम बात करते हैं बेटा रोड और रेलवेज के बारे में। तो रोड्स क्या हो गया बेटा, लिमिटेड प्रोग्रेस ड्यू टू द फंड स्कैर्सिटी। अब आपको पता है कहीं ना कहीं है ना, लिमिटेड रोड बनाएगा जो उनके लिए जरूरत है, क्योंकि भाई फंड तो मिलता नहीं था उन्हें। अब फंड नहीं मिलेगा तो फंड की स्कैर्सिटी की वजह से क्या हो बेटा, लिमिटेड रोड बने। फिर पर्पस जो मोबिलाइज होता है बेटा, गतिहीन, जो गति मतलब हमारे पास जो आर्मी का था वो मोबिलिटी थी। मोबिलिटी का मतलब हो गया, मोबिलाइज का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, शिफ्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, उसके लिए इसका पर्पस था बेसिकली, इसलिए रोड बनाए गए थे। और पुअर रोड क्वालिटी इसलिए थी क्योंकि मानसून के टाइम ऐसे रोड बनाए जाते थे जो मानसून के टाइम बेकार ही हो जाते, कीचड़ हो जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर हर्ट रूलर्स कनेक्टिविटी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द क्लाइमेटली। अब क्या होता था, हर्ट होता था बेटा रूलर कनेक्टिविटी को, और इमरजेंसी के टाइम ये कहीं ना कहीं वर्किंग में आते ही नहीं थे, बात क्लियर है। अब कहीं ना कहीं हाँ इमरजेंसी क्लाइमेट में ये हो गया बेटा तो रिस्पॉन्स कर जाते थे। इसके बाद अगर मैं रेलवेज की बात करूं तो रेलवेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बेटा एक्सपोर्ट में। आपको पता है, जैसे आपको पता है फॉरेन ट्रेड के लिए जैसे सुएज कैनाल ने काम करा, वैसे स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी जो बढ़ाई है वो रेलवेज ने बढ़ाई है। तो रेलवे की एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इंट्रोड्यूस की बात कर रहा हूं मैं, चलाने की बात नहीं कर रहा, इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा 1850s में। और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ बेटा, पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस को इनेबल कर दिया गया, ट्रैवल बहुत ईजी हो गया, हेल्प हो गया, और नेशनल जो इंटीग्रेशन थी एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे, बात क्लियर है। इसके अलावा जो नेगेटिव इंपैक्ट था, नेगेटिव इंपैक्ट ये था कि इंक्रीज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन था वो बढ़ रहा था, ठीक है। और इससे क्या हुआ बेटा, हार्म हुआ किसको, विलेजेस सेल्फ सफिशिएंसी को, क्योंकि कमर्शलाइजेशन जितना इजी हुआ एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाती थी, इससे इफेक्टेड हुआ, कमर्शलाइजेशन करने लगे, हर चीज का कमर्शियल यूज होने लगा। और जो प्राइमरीली बेनिफिट हो रहा था वो किसको हो रहा था, सीधे सीधे ब्रिटिश को फायदा हो रहा था, इससे इंडिया को कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो कंस्ट्रक्शन कॉजेस इकोनॉमिक लॉस ऑफ इंडिया, इकोनॉमी का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था, फायदा भी तो पहुंचाया बट हमें लॉस भी पहुंचाया बेटा उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी बेटा, बम्बई से थाने तक चली थी, सिर्फ 34 किलोमीटर, और ये चली थी बेटा 16 अप्रैल
1853 इंट्रोड्यूस तो बेटा 1850 में कर दी गई, पर मैंने बोला पहली जो ट्रेन रन हुई थी बेटा वो कब हुई थी? 1853 में। बात क्लियर? अब देखिए, अब इंपैक्ट क्या है रेलवे का उसके बारे में बात करेंगे। तो रेलवे के दो इंपैक्ट मैंने डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहली बात आपको पता है और मैंने बता भी दिया, ये फैसिलिटेट कर दिया बेटा एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट को। क्या कर दिया बेटा? फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं कम पड़ी। फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमें जो अभी फायदा पहुंचा रही है, कमर्शलाइजेशन कर दिया क्योंकि इंट्रोड्यूस हो गई है, तो हमें पता है कि भाई ये डोमेस्टिक मार्केट को क्या कर रही है? उसका एक्सपेंशन कर रही है। फिर कमर्शलाइजेशन होने लगा इसी के जरिए, भाई लोग सिर्फ पहले खुद के लिए प्रोडक्शन करते थे, उन्हें पता है बेचना इजी भी हो जाएगा, हमें मार्केट तक उसकी पहुंच एक्सेस है। फिर इनेबल पीपल टू ब्रेक वेरियर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को जो वेरियर था वो खत्म ही कर दिया, पैदल नहीं चलना, हाथी घोड़ों से नहीं चलना। फिर फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन, फास्टर मूवमेंट होने लगा क्योंकि आपको फूड सिक्योरिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह फूड को इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। बात क्लियर है? अब नेगेटिव इंपैक्ट की बात करूं तो कंट्रीब्यूट ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन, भाई जब ये बनी थी तो आपको जितना भी था बेटा ब्रिटिश ने हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा, ठीक है। और डेस्ट्रॉयड इंडिजीनस गुड मार्केट, जो इंडिजीनस थी मतलब लोकल मार्केट थी, कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई। इसके बाद स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे वो मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर स्प्रेड करने लगे, तो हमारी मार्केट तो वैसे ही डाउन होगी। बात क्लियर है? तो ये था बेटा नेगेटिव, ये पॉजिटिव आज को लेकर बताए गए, ठीक है। अब एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट था बेटा। तो डेवलपमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अनसेटिस्फैक्टरी। अब यहाँ पर क्या था बेटा? अनसेटिस्फाई था, किससे बेटा? अगर बात करें जो डेवलपमेंट था इंडियन, मतलब क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का के द्वारा। क्यों? इनलैंड वाटरवेज जैसे कोस्टल कैलान, ओडिशा कोस्ट, ये बेटा कोस्टल एरिया पड़ते जो अनइकोनॉमिकल था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा बेटा? बिल्ड द ह्यूज कॉस्ट, इसमें काफी कॉस्ट लगती थी और ये कंपीट नहीं कर सकते थे किसके साथ? रेलवे के साथ। तो इवेंचुअली क्या करा बेटा? इसे इन्वेंटेड कर दिया गया, इससे बनाया गया बेटा एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन की बात करी जाए तो पोस्ट और टेलीग्राफ वर मोस्ट पॉपुलर मींस, बेटा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे उस टाइम के, बहुत ज्यादा थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मार्केट के बारे में जानने के लिए बेटा पोस्टल सर्विसेज होती थी। क्लियर है? और ये बेटा जो इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? हाई कॉस्ट पर इंट्रोड्यूस हुआ था, हाई कॉस्ट पर हुआ था। पर प्राइमरीली इसका यूज जो होता था बेटा वो मेंटेन किया जाता था लॉ को, ऑर्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह बताने के लिए कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया, पहुंचा दो, ये बात फैला दो। तो पोस्टल ऑफिस के जरिए, टेलीग्राफ के जरिए, इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ, रेडियो वीडियो, उनके जरिए कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह फैलाया जाता था। फिर पोस्टल जो सर्विसेज थी वो बेटा यूजफुल थी बट रिमेन इनएडिक्वेट थी, मतलब सब तक इसकी पहुंच नहीं थी, रेडियो हर कोई नहीं परचेज कर पाता था, ठीक है। अब रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसा क्या था जो रीजंस थे बेटा किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसका सबसे बड़ी बात ये बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव क्या था? वॉज नॉट डेवलप इंडिया, इंडिया डेवलप ना हो, इससे क्या हो बेटा? सर्व कर सके अपनी कॉलोनियल इंटरेस्ट को, अपनी फायदे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फायदे के लिए। तो बेटा पहले रोड्स आपको पता ही है, रोड्स मोबिलाइज करते थे आर्मी का, और जो हमारे रॉ मटेरियल होते थे, और ड्राइंग रॉ मटेरियल को बेटा रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देते, पोस्ट या एक्सपोर्ट तक कौन पहुंचाता था बेटा? रोड। रेलवे के लिए क्यों क्या बेटा? कंट्रोल किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन टेरिटरी के साथ। प्रॉफिट थ्रू द ट्रेड बाय द, जो भी लिंक है, क्योंकि जितना भी रेलवे और पोर्ट से जो भी बेनिफिट मिलेगा वो किससे मिलेगा बेटा? प्रॉफिट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश फंड प्रॉफिटेबिलिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी फंड होगा, वो सारा प्रॉफिट किसको पा जाएगा बेटा? ब्रिटिश के, रेलवे के जरिए। इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ था सपोर्ट ऑफ लॉ और ऑर्डर को, ताकि ज्यादातर नॉट जनरल वेलफेयर, जनरल वेलफेयर के लिए नहीं, ताकि लॉ और ऑर्डर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, किसके जरिए? कम्युनिकेशन के जरिए। बात क्लियर है? तो ये हो गया बेटा। कंक्लूजन तो हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो हर चीज के दो एक्सपेक्ट तो होते हैं, तो है ना, अंग्रेजों का कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी था। क्या था बेटा? पॉजिटिव एक्सपेक्ट। अब देखो पॉजिटिव क्या था? पहला, कमर्शलाइजेशन आउटलुक ऑफ फार्मर्स। अगर आप बात करोगे तो पहला फायदा हमें हुआ बेटा, हम कमर्शियली सोचने लगे, पहले खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे, नहीं, अब हमें कमर्शियल है कि पैसा कैसे कमाना है। बात क्लियर है? तो फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज द सबसिस्टेंस फार्म। और जब जो सबसिस्टेंस फार्मिंग था, उन्होंने अनसर्टेनिटीज फॉर द मार्केट, मार्केट के साथ अनसर्टेनिटी थी उसके बाद, बट इट ऑल्सो लेड टू द
ग्रेजुअल चेंज इन द आउटलुक ऑफ फार्मर, फार्मर का आउटलुक बदला कि सब्सटेंस फार्मर की जगह हम इससे अनसर्टेन है, मतलब अनसर्टेनिटी है, बन गया तो बन गया, खा लिया तो खा लिया, इस तरह का था। अब इसके बाद इनका आउटलुक चेंज हुआ, इसके बाद जो फार्मर थे बेटा स्टार्ट कर दिया कंसिडरिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस की, बेटा आपको पता है जो भी मार्केट प्राइस है उसके बारे में, प्रोड्यूस की जो मार्केट प्राइस है उसको देखने लगे, स्टार्ट करा कंसिडर करना। इसके बाद एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन डिसीजन, और उनका जो डिसीजन था कि मार्केट प्राइस को देखा और प्रोडक्शन डिसीजन में लग गया कि भाई हमें क्या प्रोडक्ट करना है, क्या बनाना है। तो कमर्शियलाइजेशन जो था बेचने का, पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अब कमर्शियलाइजेशन की फार्मिंग की तरफ आ गए, तो हमारा आउटलुक किसकी तरफ हो गया बेटा, कमर्शियलाइजेशन की तरफ। दूसरा बेटा न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी थी वो कहीं ना बढ़ती चलेगी। अब देखो कैसे, जब कमर्शियलाइजेशन आ गया, कई चीजें आ गई, टेलीग्राफ आ गया, ये सारी चीजें, तो आपको बताओ कमर्शियलाइजेशन भी क्या होगा बेटा, इससे एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन वो भी बढ़ने लगे, जैसे स्प्रेड ऑफ रेलवे, रोडवेज, ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ। आपको पता है कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी है भाई, रेलवे के पास जो दुकानें लगती हैं, रेलवे के अंदर जो फूड सप्लाई हो रही है, कुछ भी हो रही है, कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे दिया। आपको मेंटेन करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए होता है, वो भी रेलवे के जरिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा रोड्स बनाने, तो रोड्स बनाने के लिए भाई आपको लेबर क्लास को दे रहा है, मनरेगा के तहत रोजगार दे रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी बना दी उसने। फिर कंट्रोल ऑन फेमिन्स, फेमिन्स का मतलब होता है अकाल पड़ना। अब पहले ना अकाल पर कंट्रोल नहीं था, अब हमें पता है बेटा इतनी फैसिलिटीज बढ़ गई कि रैपिड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। अब पता है कहीं किसी कंट्री के अंदर फूड ग्रेन क्राइसिस आ गया, तो हम उधर तक क्या होता है बेटा, मतलब किसी स्टेट के अंदर आ गया तो फूड सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, इससे इफेक्टेड नहीं होगा वो एरिया, और जो फेमिन्स है वो बेटा कहीं ना कहीं कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसके अलावा मॉनेटरी सिस्टम, पहले हमें ना सीसी इकोनॉमी यानी कि कमोडिटी के बदले के कमोडिटी का एक्सचेंज किया जाता था, अब है ना हम पैसे के तौर पर आ गए, पैसे का लेन देन करेंगे, पैसे के जरिए करेंगे, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है भाई। तो देयर वाज द, अब ये क्या होगा बेटा, ट्रांजिशन आया बेटा फॉर वाटर सिस्टम से कहां पर बेटा, एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम की तरह आया बेटा एक्सचेंज, और इससे क्या हो, ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ज्यादा बढ़ गई बेटा, एक्सचेंज पूरी मार्केट इसी पे फैसिलिटेट करती है, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन और लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी इसी के जरिए होने लगा, क्लियर है। इसके बाद इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो इफिशिएंट सिस्टम था जो एडमिनिस्ट्रेशन का चाहिए हमें, पुलिस प्रशासन, ये आर्मी फोर्स, ये जितना भी हमने वहीं से सीखा बेटा। तो ये द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट द लेगेसी ऑफ इफिशिएंट सिस्टम। अब लेगेसी का मतलब होता है अपना वर्चस्व, जो होता है लेगेसी थी बनाए रखने के लिए बेटा एफिशिएंट सिस्टम को छोड़ के चले गए, लेफ्ट करके चले गए ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दिस सर्व एज अ रेडी रेफरेंस फॉर अवर पॉलिटिशियन एंड प्लानर। अब हमारे वही जो प्लानर और पॉलिटिशियन थे आकर उसका फायदा उठाया और उनकी पॉलिसी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं चुराया हुआ यहीं से बन गया, ठीक है, बात क्लियर है। तो कई एक्ट हमने यहीं से लिए। अब है ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट होती है बेटा जो आपको अच्छे से पढ़नी है, बात क्लियर है। तो पहला बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, सेटिंग ऑफ टाटा टिस्को मैंने बताया था 1907, याद रख लेना, अलग से लिखवा दिया। ईयर और ग्रेट डिवीजन ईयर बेटा 1921, सेकंड स्टेज आ गई थी बेटा, सेकंड ट्रांजिशन पीरियड आ गया था ये, ठीक है, जिसमें हमारे पास बर्थ रेट क्या हो गया था, काफी हाई हो गया था, पर डेथ रेट क्या हो गया था, कम हो गया था, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुई, 1881 में। सुएज कैनाल का ऑपरेट कब होने लगी बेटा, ओपनिंग हुई 1869 में, और इंट्रोड्यूस रेलवे कब हुआ बेटा 1850 में, पर पहली बार चलाई कब गई 1853 में, बात क्लियर है। इतने पॉइंट क्लियर करने के बाद अब ध्यान से समझना बेटा, हमने क्या कर लिया बेटा, इसके बाद हमने सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया। एक बार इंट्रोडक्शन और लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, और फिर डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और लास्ट बचता है बेटा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब किस तरह की हमारी इकोनॉमी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से फटाफट आते हैं अपने पॉइंट पर, लास्ट वाले पॉइंट पर। इसके बाद हमारा वन शॉट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और अच्छी तरीके से मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो स्टेट क्या है बेटा, इंडियन इकोनॉमी की उस टाइम के ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम, उसके बारे में समझो बेटा। तो कॉलोनियल इकोनॉमी, आपको पता है जो देश आकर हमारे देश को गुलाम बना ले, अपने रिसोर्सेज पर कब्जा कर ले, उसे कॉलोनियल कहा जाता है, कॉलोनीज कहा जाता है बेटा। अब जो ब्रिटिश रूल था बेटा, रिजल्ट इन दी ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बेटा ज्यादा से ज्यादा ड्रेन जा रही थी, और सप्लाई हो रही थी बेटा रॉ मेटेरियल फ्रॉम इंडिया से, तो कहीं ना कहीं हम उसके कंट्रोल में थे, और अनक्रेज हो रहा था कमर्शलाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश कॉलोनीज, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी थे वो ब्रिटिश कॉलोनीज बनती जा रही थी, क्लियर है।
तो इसे कॉलोनियल इकोनॉमी कहा जाता है। सेमी फ्यूडल बेटा दो का मिक्स होती है, मतलब इसमें पूंजीपति लोग भी चलते, लैंडलॉर्ड भी चलते और बड़े साथ ही सोशल वेलफेयर की भी बात होती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम मतलब लेट टू लैंडलॉर्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट, मतलब लगान लगाते, और वेरी क्रूशियल ऑफ द कल्टीवेटर के लिए बेटा काफी क्रूशियल हो जाता है ये। और यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, और कैपिटलिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस, एक तो कैपिटलिस्ट और एक लेबर क्लास, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है सेमी फ्यूडल। तो यहाँ पर दो क्लास, जैसे आपने जमींदारी सिस्टम पढ़ा तो उसमें दो क्लास में डिवाइड कर दिए गए थे, जमींदार, दूसरा हमारे पीजेंट हो गए। इसके अलावा स्टैग्नेंट इकोनॉमी, गतिहीन, जहां पर है ना जो ग्रोइंग रेट है वो काफी लो होगा, बहुत लो होगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी था एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपको पता है गतिहीन था, इसके काफी मल्टीपल रीजन भी हमने पढ़े थे। इसके अलावा बैकवर्ड इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं था, हमारे जो मेथड सॉरी ट्रेडिशनल मेथड था एग्रीकल्चर ना, कोई मॉडर्न मेथड नहीं था, पीसीआई बहुत कम था, ठीक है, और हाई बर्थ रेट और डेथ रेट ये भी दोनों नुकसान पहुंचाएंगे भाई, ये तो पहले पीरियड में चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मास इलिटरेसी मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल का सोर्स नहीं बनोगे। अब डिप्लेटेड या डेप्रिशिएशन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर है ना कोई है ना अरेंजमेंट नहीं होती। अगर आपने आज रिसोर्सेज खराब कर दिए, पेट्रोल खराब कर दिया भाई, आज हमने भरपूर यूज कर दिया, क्या उसका कोई है हमारे पास रिप्लेस उसके जैसा? हम उसकी जगह क्या सीएनजी और ये कर रहे हैं। तो हमें पता है कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसे सोर्सेज होते हैं जो रिप्लेस नहीं किए जा सकते, फिजिकल एसेट जिससे डेप्रिशिएट तो होती रहती है टाइम के साथ, एक्सेसिव यूज के साथ, पर एक्सेसिव यूज के साथ हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, पर उसका कोई डेप्रिशिएशन है तो ये डिप्लेटेड होती जा रही है। क्या हो रही है बेटा? डिप्लेटेड होती जा रही है, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। और एम्प्यूटेड का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहां पर ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का प्रमोट चलाती है, डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में कहीं ना कहीं उसने आके दंगा कर दिया था और दो कंट्री डिवाइड हो गई, इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग, इस तरह की। इसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, मतलब हम कहीं ना कहीं, आपको पता है इंडस्ट्री को लॉस हुआ, और हर तरह से जब लॉस हुआ तो जो वर्चुअल लैग था बेटा, बेसिक और हैवी इंडस्ट्री थी वो कंट्री में तो बनी नहीं। प्रोडक्शन बेटा मशीनरी गुड्स से हम नेग्जिबल हुआ बेटा कहीं ना कहीं, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो ऑलमोस्ट रीन हो गई थी, खराबी कर दी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, और इंडियन इंडस्ट्री को कभी इस पर प्रमोट नहीं किया गया, ब्रिटेन ने कभी क्या करा बेटा, इंपोर्ट नहीं करा। बात क्लियर है? मतलब इसके लिए वहां से टेक्निक को कभी भी लेकर नहीं आया, जितनी भी चीजें थी, इसलिए हम कैपिटल गुड्स के लिए किस पर डिपेंड होते थे बेटा, ब्रिटिश गुड्स पर रहते थे। हैवी इक्विपमेंट भी हमें कहां से लेने पड़ते थे बेटा, ब्रिटिश से लेने पड़ते थे। बात क्लियर है? कभी प्रमोट नहीं किया गया। तो आपका इसी के साथ चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूं कि आपको अब कोई भी इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।